तुम यहीं रुको, मैं दे आती हूँ मिराल भाभी को खाना। तुम्हें देखते ही इन्हें फिर से गुस्सा आ जाएगा और वो फिर से तुम्हें बातें सुनाने लगेंगी। और मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो ट्रे में मिराल के लिए खाना रख रही थी जब काका ने इसे देखते हुए कहा था, नहीं काका, इसकी जरूरत नहीं है, मैं अभी देकर आ जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तुमने माँ काका के लिए खाना बनाया था ना, वो कहाँ गया? तुम कह रही थी ना कि मुझे टेस्ट करवाओ, कि नूरम को अचानक ही याद आया था कि कल तो किचन की शामत आई हुई थी और वो जो खाना काका ने बनाया था वो था कहाँ, क्योंकि इसे तो इस खाने का टेस्ट नहीं करवाया गया था। टेस्ट कराना तो दूर, इस खाने का तो जिक्र भी नहीं किया गया था कल से। हालांकि मोहतरमा काका ने जिंदगी में पहली दफा खाना बनाने का मौका मारा था। मुलाजमा कहती है इसने सारे बर्तन साफ कर दिए। वो मुंह बनाकर बोली थी, माँ ने मेरा खाना टेस्ट किया, पहले मेरी तारीफ कर रहे थे, फिर कहते हैं कि आइंदा खाना मत बनाना। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेरी झूठी तारीफ कर रहे थे। मैं नाराज होकर रूम में चली गई थी। कल वापस आकर देखा तो किचन शीशे की तरह चमक रहा था और मेरे बनाए हुए खाने का नामो निशान भी कहीं पर नहीं था। बाद में मुलाजमा कहती है कि मैंने नमक के बजाय खाने में चीनी डाल दी थी, चावल भी नहीं गले थे और तड़का भी जल गया था। जलती हैं सारी मुझसे। मुझे पता है मैंने सिर्फ एक गलती की थी, जो सुरख मिर्ची के बजाय मैंने काली मिर्च डाल दी थी, वरना खाना बहुत अच्छा बना था। इसमें से खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही थी, इतनी मेहनत की थी मैंने। वो दुखी अंदाज में बोली तो नूरम ने खुदा का शुक्र अदा किया था कि इसका बनाया हुआ खाना इसने टेस्ट नहीं किया था। जिस खाने की तारीफ सुनते हुए इसके दिमाग में धमाके होने लगे थे, इसे टेस्ट कर लेती तो इसकी क्या हालत होती, इसने सोचकर ही खुदा का शुक्र अदा किया था। चलो बैड लक, अगली दफा जब बनाओगी तो मुझे जरूर टेस्ट करवाना। मैं मिराल आपी को खाना देकर आती हूँ। इसने इसे खुश करने के लिए उदास से लहजे में कहा तो अपने दुख में अपनी भाभी को दुखी होते हुए देखकर काका को दिल से खुशी हुई थी। नूरम ने आहिस्ता से कमरे के दरवाजे पर हाथ रखते हुए दरवाजा खोलना चाहा ही था कि अंदर से इसे अजीब सी सरगोशियों की आवाज सुनाई थी। शायद मिराल फोन पर किसी से बात कर रही थी। इसके कदम यहीं पर रुक गए। नूरम कमरे के दरवाजे पर कुछ देर खड़ी रही, हाथ में पकड़ी ट्रे थोड़ी सी कांप रही थी। कमरे के अंधेरे से मध्यम सी सरगोशियां सुनाई दे रही थी। आवाज दबी हुई थी, लेकिन अल्फाज नूरम के कानों में चुभने लगे थे। मैंने कहा था ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज मुझे कुछ वक्त दो, मैं बंदोबस्त कर रही हूँ ना, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं? नूरम की परेशानी पर बल पड़ गए। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हुई तो मिराल ने चूम कर फोन बंद कर दिया, उसकी तरफ देखा। नजर टकराते ही सत महरी ने दीवार खड़ी कर दी थी। खाना रख दो और प्लीज मुझे तनहा छोड़ दो, वो गुस्से से इसे देखकर बोली। तो नूरम ने खामोशी से ट्रे मेज पर रखी, लेकिन कदम उठाने से पहले एक बार फिर मिराल की आंखों में झांकने की कोशिश की। वहां सिर्फ थकन, डर और नफरत थी। आप ठीक है मिराल आपी? इसने नरमी से पूछा था। हाँ, तुम्हें क्यों फिक्र है? अपनी सोतन की फिक्र करना छोड़ दो नूरम, और अपनी हैर मनाओ। ये मत सोचना कि तुम मेरे शोहर को हमेशा के लिए अपना बना लोगी और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूंगी। बसम सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी कम उम्री से इंप्रेस है। इनके लिए होप से जाना छोड़ दो, इनकी मंजिल में हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी। जो मेरा है वो ताक़यामत तक मेरा ही रहेगा। मिराल का लहजा खंजर जैसा था, लेकिन वो कुछ कहे बगैर ही मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो मिराल की नजरें फोन पर जम गई थी। स्क्रीन पर एक मैसेज आया था, वक्त खत्म हो रहा है, अगर पैसे न दिए तो वीडियो सबके सामने आ जाएगी। मिराल ने लब सख्ती से बेच लिए थे। एक ठंडी आह ली। वो फोन दोबारा कान से लगा लिया था। नूर ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर धीरे से मिराल को देखा, जो बेड पर बैठी गुमसुम सी फोन को तक रही थी। चेहरे पर थकन, आंखों की सिकेद स्याह हल्की और माथे पर गहरी सोचों की लकीर थी। वो कुछ लम्हे का शिकार रही। मिराल को तो कोई परेशानी थी ही नहीं। क्या कोई इसे तंग कर रहा था? वो अपनी सोचों पर काबू न पाते हुए दरवाजा खोलकर वापस अंदर बाहर हो गई। वो अपनी बहन को किसी परेशानी में तनहा नहीं छोड़ सकती थी। मिराल आप अब भी बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। अगर कोई बात है तो प्लीज मुझे बताएं। क्या कोई आपको तंग कर रहा है? मिराल ने चूंकि इसकी तरफ देखा। एक पल को इसकी आंखों में नमी लहराई, जैसे वो कुछ कहना चाहे, लेकिन फौरन ही चेहरे पर शायद महरी सख्ती छा गई थी। नहीं, कुछ नहीं है, वो तड़क कर बोली। और अगर मुझे कोई परेशानी है भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? क्या लगती हो तुम मेरी सोतन? अब अपने दर्द, अपने गम, अपनी परेशानियां मैं अपनी सोतन से शेयर करूंगी। इतने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। इसका लहजा नफरत छिलक रहा था। नूरम का दिल जैसे दहल सा गया था, लेकिन इसने खुद को संभाला। तुम सिर्फ क्या? मिराल का लहजा जैसे लबरेज था। तुम मेरे साथ हमदर्दी करने आई हो? तुम जिसने मेरा घर, मेरी खुशियां, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। तुम सोतन हो, मेरी बहन नहीं। मुझे तबाह करने वाली हो तुम। वो चीख चीख कर बोल रही थी। नूरम की पलकें लर्जी, हलक में आंसू का गोला अटक गया। वो एक कदम पीछे हटी, लेकिन नजरें नहीं चुराई। मेरा इरादा कभी भी कुछ भी छीनने का नहीं था, इसने धीरे से कहा था। लेकिन छीन तो लिया ना। मिराल ने फोन एक तरफ फेंकते हुए चीख कर कहा, मेरे बरसम को, मेरे सुकून को, मेरा सब कुछ। मैंने कुछ नहीं छीना आपसे, मुझे खुदा ने दिया है, वो जो आप छोड़कर गई थी। अपनी गलतियों को मुझ पर डालना बंद कर मिराल आपी। आपके हर कसूर को अपने सर पर लेकर सजा इसलिए काटती थी ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन आपने हमेशा क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ नूरम? क्या किया है बताओ? तुम्हें दुनिया वालों की नजरों से बचाया, तुम्हें गलत काम करने से रोका, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ हुए रेप को छुपाया। मेरा कोई रेप ना हुआ था। अल्फाज इसके गले में अटक कर निकले थे। हुआ नहीं, लेकिन कोई कसर बाकी भी नहीं रह गई थी ना। अगर वो बात तुम्हारे पापा के सामने आ जाती तो खड़े खड़े गोली मार देते तुम्हें। कमरे की फिजा जैसे ठहर सी गई थी। नूरम चंद लम्हे खामोशी से देखती रही, फिर धीरे से पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कहाँ जा रही हो तुम? अपने माजी से भाग रही हो नूरम? मैं तुम्हारी हर दुख की साथी थी। जो तुम्हारे साथ हुआ मैंने भी महसूस किया था। जब तुम्हारे बाप तुम्हें छोड़कर चला गया था ना, तब मैंने तुम्हें बहन नहीं अपनी बेटी बनकर अपने आंचल में छुपाया था। जिम्मेदारियों के नाम पर तुम्हारा बाप तुम्हें फेंक कर चला गया था। इस इंसान की जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। जब तुम्हें इसकी जरूरत थी, बताओ मुझे, क्या तुम्हारे बाप ने कभी भी तुम्हें वो मोहब्बत दी जो तुम डिजर्व करती थी? मैंने दी थी तुम्हें।
मैंने दी थी ना तुम्हें वो मोहब्बत, और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी ही सौतन बन गई, आप ही बनी किया गया है मुझे आपके बदले में। तो फिर चली जाओ ना, मैं तो वापस आ गई हूँ, मेरे बदले तुम्हें यहाँ रखा गया था, तुम अपनी जगह पे वापस आ चुकी हो, तुम जाओ यहाँ से। गुस्से से इसके बात काट गई थी जब अचानक इसके फोन पर फिर से मैसेज बजा। इसके चेहरे की रंगत उड़ रही थी। तुम्हारे पास 2 लाख होंगे, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कोई ग्रुप है, कहता है इसके पास मेरी कोई वीडियो है, वीडियो को थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने मुझे भेजा है जिसमें 4 लड़के हैं और मैं वहां जमीन पर बेहोश पड़ी हूँ। ना जाने इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इनके गलजीन लहजे बता रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ मेरे वजूद को अपनी हवस की मेरे वजूद से अपनी हवस पूरी की है। अगर इन लोगों को पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो बरसम को भेज देंगे, और अगर वो वीडियो बरसम तक चली गई तो यकीनन मुझे कभी अपने काबिल नहीं समझेंगे, वो मुझे तलाक दे देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर मैं लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। वो बेड पर बैठती अचानक तरफ तरफ कर रोने लगी। तो नूरम ने फौरन आगे बढ़ते हुए इसे सहारा दिया था। इसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो इसे किसी भी तरह की टेंशन लेने दे। आप ही प्लीज, आप टेंशन न लें, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इंतजाम हो जाएगा, मैं बाबा से बल्कि बरसम से लेकर आपको दे दूंगी। फौरन इसे मसले का हाल देने लगी थी। मगर से भी इसी टेंशन से बचना चाहती थी, लेकिन मिडाल अपना सर हाथों में थामे बेहद परेशान लग रही थी, और वो चाहकर भी इसकी परेशानी को खत्म नहीं कर पा रही थी। चांदनी बेलकोनी की खामोश फिजा पर छाई हुई थी, हवा में हल्की सी हनकी थी, और इदा की सांसों में हद से बड़ी हुई घुटन। फोन कान से लगाए वो दीवार के सहारे खड़ी थी। इसका लहजा दबा दबा मगर अंदर से सुलगता हुआ था। कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे? इसकी आवाज में शिकायत नहीं, हालत तलखी थी। मैंने आपकी बात मानी, शादी की इस आदमी के साथ जिसमें कभी अपना समझ ही नहीं पाई। वो पल भर को खामोश हुई, जैसे अल्फाज चुभ रहे थे। क्या मिला मुझे? 2 साल हो गए हैं, 2 साल मैंने बेटी तक पैदा कर ली सिर्फ इस रिश्ते को निभाने के लिए, लेकिन वो रिश्ता तो कभी था ही नहीं, वो चलते चलते रुक गई थी। आपने कहा ना ये सब कुछ वक्ती है, सब कुछ हमारा हो जाएगा, मगर अब मेरा दिल थक चुका है बाबा, अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इसने आसमान की तरफ देखा जैसे वहाँ कोई जवाब छुपा हो। मुझे क्या मिला? एक मजबूर मर्द जो कभी वजाहत की अलामत था, अब सिर्फ एक साया है, बेजान, बेआवाज, बेअसर। मैं किसी मोहब्बत के लिए नहीं रुकी बाबा, मैंने सिर्फ अपने मकसद के लिए कुर्बानी दी, लेकिन कब तक? किसके लिए? अपनी जिंदगी के लिए, अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी के लिए। आपने मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाए, किसी चीज की कमी नहीं होगी, पैसा ही पैसा बरसेगा आसमान से। यही कहा था ना आपने, सिर्फ उस बादशाह से शादी कर लो, कि किसी कि कैसे भी करो, बस किसी तरीके से इसकी बीवी बन जाओ। लो, बन गई मैं इस लंगड़े की बीवी। रिदा ने गुस्से में आकर फोन को मजबूती से पकड़ा, आंखों में सिर्फ नफरत का अक्स था। अब ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है, अब मुझे नहीं लगता कि वारद अपनी जायदाद का फूटी कोड भी मेरे नाम करेगा। कल रात को जीनत फिर से इसके करीब चली गई है, मेरे कमरे में तो इसे मौत आती थी मेरे करीब आते हुए। वहां इस्तेमाल के साथ रात नकीन कर रहा था। वो वहीं रखी कुर्सी पर बेजारी से बैठ गई थी, जैसे इसके दिल में भारी गहरे राज छुपे हुए हों। और ऊपर से मैंने बेटे के बजाय बेटी पैदा कर दी। अगर सीनत ने बेटा दे दिया तो फिर ये सब कुछ खत्म समझो, खानदान में इसका दर्जा और भी बुलंद हो जाएगा, और मैं तो कुछ भी नहीं बनूंगी, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इसकी आवाज में गुस्सा और नफरत की गूंज थी, और उसने एक और सादा सांस ली। कैसा मर्द है वो, एक दफा मेरी तरफ भी नहीं देखता। वो रात जब मैंने इसके खाने में नशा मिलाया था, इस रात भी जीनत जीनत कर रहा था। समझ में नहीं आता कौन से हीरे जड़े हैं इस जीनत में, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन वो फिर भी सिर्फ इसी का होकर रह गया है। इसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई, और फिर वो गुस्से से मजीद बोली, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने कहा था ना कि किसी भी खानदान के लड़के को ढूंढकर शादी कर लो, और क्या मिला? एक फूटी कोड़ी नहीं मिली मुझे इस खानदान में शादी करके, ऊपर से रोज रोज की जलालत अलग। अब मेरी जिंदगी खत्म होकर रह गई है, और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। रिदा ने गुस्से में फोन को वापस कान से लगाया और एक गहरी सांस बड़ी। अब मैं ये सब कुछ और नहीं झेल सकती, अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। रिदा फोन पर बात करते हुए सख्त गुस्से में थी, और इसका दिल मायूसी और नाराजगी से भरा हुआ था। रिदा, मेरी बच्ची, ऐसे मायूस नहीं होते, तुम्हारे पास अभी भी वो ताकत है जो तुम्हें सब कुछ दिलवा सकती है। फोन की दूसरी तरफ से इसके बाप अरफान की आवाज आई, जो हमेशा की तरह चालाक और धोखे देने वाली थी। अरफान ने रिदा की परेशानी को नजरअंदाज किया और अपने मफादात का खेल शुरू किया, जैसे वो अपनी बेटी को मफाद की चाल में फंसाता था। तुम्हें ये बात पता है ना कि वालिद अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि इसकी बेटी बेआसरा हो, इसकी बगैर जिंदगी गुजारे। अब तुम्हें ये करना है कि इसे एहसास दिलाओ कि तुम्हारी बेटी दुनिया में बेआसरा बेसहारा हो सकती है। बेटी की मोहब्बत और इसकी कमजोरी से मजबूर कर देगी कि वो तुम्हें अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा दे दे। अरफान की आवाज में चालाकी थी, जैसे वो अपनी बेटी को इसकी कमजोरी के जरिए मफाद हासिल करने की राह दिखा रहा था। तुम इसे ये समझाओ कि तुम्हारी बेटी इसका सब कुछ है, और अगर वो चाहता है कि इसकी बेटी किसी भी मफरूजा ना हो तो वो इसे सब कुछ दे दे, कुछ ना कुछ तो वो आदिया के नाम करेगा। रिदा की आंखों में एक चमक आई, जैसे इसने अपने बाप की बातों में कोई चालाक मंसूबा देख लिया हो। हाँ, अगर इसने महसूस किया कि मेरी बेटी के लिए सब कुछ है तो वो इसे कुछ ना कुछ जरूर देगा। हाँ, बस तुम्हें इसका एहसास दिलाना है, और फिर देखना तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। आप मुझे ये भी बता दें कि कब तक होगा इसे ये एहसास? 2 साल में या 10 साल में, या पूरी जिंदगी इसकी चाकरी करते गुजारनी पड़ेगी मुझे? अपनी जिंदगी आसान करने के लिए मैंने ये चाल चली थी, इसे बेबस किया था, ये शादी करने पर मजबूर किया था, अपनी जिंदगी इसकी कैद में गुजारने के लिए नहीं। और जिस तरह का चालाक इंसान है ना, वो आने वाले 10 साल तक कुछ नहीं करेगा। अगर इसकी बेटी की सारी जिंदगी इसके पास रहेगी तो भी वो
के नाम जायदाद लिखेगा, वो तो मुझे भी कैदी बनाना चाहता है। अच्छा खासा तलाक के कागजात बनवा रहा था, लेकिन इस वक्त आपने बोला कि मुझे इसकी मोहब्बत के झूठे ड्रामे करने हैं। कुछ नहीं होने वाला बाबा, रिदा ने फोन पर दांत पीसते हुए कहा। इसकी आवाज में जलन, गुस्सा और हकारत वाजिया थी। वो वारद अब अपनी बीवी मानने लगा है। मुझे कहता है मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, अब इंसाफ करूंगा। इंसाफ? मुझे यहाँ लाकर कैद रखने को वो इंसाफ कहता है। इसने नुहत से नाक कुसकेरी थी, जैसे किसी बदजोक शय को देख लिया हो। मैं यहाँ इसके इश्क में नहीं आई थी बाबा, मैं तो सिर्फ इस हवेली की चाबी लेने के लिए आई थी। दौलत चाहिए थी मुझे, आज़ादी चाहिए थी, वो सारी अय्याशी, वो बड़ा नाम जो सिर्फ पैसे से मिलता है। और अब वो शख्स जो कभी मेरी तरफ देखता भी नहीं था, अब मेरा शोहर बनकर मुझे अपने हुक्म का गुलाम बनाना चाहता है। मैंने जहर घोल दिया था इसकी जिंदगी में, नशा देकर इसे पागल बनाया। तब भी वो जीनत जीनत पुकारता रहा। कभी मेरी खूबसूरती देखी, कभी मेरा हुस्न देखा नहीं। मेरी कोई हरकत इसे मुतासर नहीं कर सकी, क्योंकि मैं इसके दिल में कहीं नहीं थी, बस इसकी हवेली में थी। अब वो बदलने लगा है अपनी बेटी की वजह से। मैं कोई ममता में डूबी औरत नहीं हूँ बाबा, मैंने वो बच्ची भी इसी खेल का महरा समझकर पैदा की थी। इसकी होठों पर हंसी नहीं जहर था। आपने ही तो कहा था रिदा, ये शादी तेरे ख्वाब पूरे करेगी, पर अब तो वही ख्वाब, यही हवेली, यही रिश्ता मेरी गर्दन की रस्सी बन गया है। मैं यहाँ से आजाद होना चाहती हूँ, लेकिन दौलत समेत, जो जो मुझे नहीं मिल सकती। रिदा का चेहरा सख्त था और इसकी आंखों में नफरत की एक गहरी चमक थी। वो फोन पर अपने बाप से अपनी अज़वाजी जिंदगी को बेबाकी से बयान कर रही थी। इसकी आवाज में एक सर्दी थी, जैसे इसका दिल किसी भी हमदर्दी से खाली हो। बाबा, जो कुछ भी वालिद की जिंदगी में हुआ, वो सब मैंने किया था। रिदा ने अपनी बेरहमी से बात शुरू की थी। मैंने पूरे खानदान में ये बात फैलाया, वालिद एक तवाइफ के साथ तलक रखता है। मैंने इसे नीचा दिखाया, इसकी इज्जत को गहरा धक्का पहुंचाया, और ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि वो मुझे नजरअंदाज करता था। इसकी सांसें तेज हो गई थी, उसके लबों पर एक जहर भरी मुस्कुराहट थी। वो तवाइफ है, वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता था, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसने मेरी खूबसूरती को धत्कारा और मैंने बदले में से इसकी जिंदगी तबाह कर दी। रिदा का लहजा सख्त था और इसमें एक खतरनाक तसल्ली थी, जैसे वो अपनी हर हरकत को दुरुस्त साबित कर रही हो। मैंने सब कुछ इसके लिए किया, वो मुझे नजरअंदाज करता रहा, मुझे इंतकाम लेना था। वो कभी भी मेरी तरफ नहीं आया, और इसीलिए मैंने इसकी जिंदगी में वो सब कुछ किया जो इसके लिए दर्द बन गया। इसकी नसें चमक रही थी और इसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। नफरत थी मुझे इससे, और नफरत अब भी है। जब से इस हवेली में कदम रखा है, सबकी प्यारी बन गई थी। हर कोई मेरा अंदाज, मेरी बातों से मुतासर था। मगर बाबा, मेरा सिर्फ एक मकसद था, इस हवेली के किसी भी मत को अपने जाल में फंसाकर अपनी जिंदगी संवार लेना। और किस्मत ने जैसे मेरा साथ दिया था, मेरा हाथ थाम लिया था जब बात चलने लगी मेरी और वालिद की शादी की। मैं खुश थी, बहुत खुश थी, मगर हकीकत ये थी कि वालिद इस रिश्ते के लिए कभी भी तैयार नहीं था। दादी ने इसे मजबूर किया, इसके इनकार को अपनी मौत से जोड़ दिया, और वो बेचारा बस दादी की खातिर खामोश रहा। रिदा का लहजा अब ज़ैर-उलूद हो चुका था। निकाह से एक रात पहले वो मेरे कमरे में आया था और साफ कहा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। इसकी मुठ्ठियां बिछ गई, और वो लड़की, वो एक तवाइफ, मैं उसकी हकीकत जानती थी। इसने इसे कोठे पर देखा था। मैं वालिद की बेवफाई पर टूट नहीं गई थी, क्योंकि मैं इसके इश्क में पागल नहीं हो रही थी, मैंने सिर्फ बदला लेना था टुकराए जाने का। इसका लहजा लम्हा बदल रहा था। अब रिदा की आवाज में गरूर था। मैंने सबको बताया, सबको वो सच सुनाया जिसे वालिद छुपा रहा था, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर एक कोठे वाली को दिल दे आया था। मैं इसे बर्बाद करना चाहती थी, और मैंने किया। पूरा खानदान मेरे हक में खड़ा था, और वालिद वो अकेला। किसने इसे ममता का वास्ता दिया, किसने परवरिश का? दादी ने तो अपनी जान की कसम दे दी थी, अगर वो मुझसे नकाह नहीं करेगा तो वो मर जाएगी। रिदा का लहजा तल्ख होता चला जा रहा था, आंखों में वो शोले झलकने लगे थे जो वर्षों से दिल में भड़क रहे थे। इसे मजबूर कर दिया गया, वो हाँ कर गया। मैंने समझा, मैं जीत गई। मगर हकीकत, वो रात, हमारी शादी की रात, इसने मुझे साफ लफ्ज़ों में कहा कि मैं तुमसे कोई तलक नहीं रखना चाहता। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत वो है, वो जो तवाइफ है। इसके लबों पर तनसिया हंसी फैल गई, मगर आंखों में जलती हुई शिकस्त साफ दिखाई दे रही थी। मेरे हुस्न को ठोकर मारकर, मेरी हर अदा को रद्द कर कर वो एक तवाइफ के कदमों में जा बैठा। इसकी आवाज फिर से सख्त हो गई थी, लहजा जहर से लबरेज था। मोहब्बत नहीं थी इसे मुझसे, बस दादी की सांसों की कीमत झुका रहा था। और मैंने बदला लिया। मैंने इसके इश्क को, इसके राज को सबके सामने नंगा कर दिया। मैंने खुद जाकर बताया कि वारिद शाह एक तवाइफ के चौखट का पुजारी है। हाँ, मैंने बर्बाद किया इसे, क्योंकि मुझे नफरत थी इस इंसान से जो मेरे सामने बैठकर एक तवाइफ की वफादारी की कसमें खाता था। मैं इसकी जिंदगी जहन्नम ना बना देती तो शायद मेरे गुरूर की मौत हो जाती। बेचारा मर रहा था उसे नाचने वाले के लिए, वो कोठे वाली जिसकी मोहब्बत में वो अपनी दुनिया, अपना खानदान, सब कुछ त्याग देने को तैयार था। लेकिन मैंने खामोश कहाँ बैठने वाली थी। जैसे ही वो घर से निकलता, मैं बात फैला देती। वालिद फिर उसे वाइफ के पास जा रहा है, हालांकि वो छोड़ चुका था उसे, वो मोहब्बत को दफना चुका था, अपने खानदान की इज्जत के लिए कोठे पर जाना छोड़ चुका था। रिदा की आंखों में पलकों के पीछे दबी चिंगारी दोबारा भड़कने लगी। वो हार मानने को तैयार हो चुका था। इसने मेरी तरफ कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया था। उस दिन वारिद शाह मेरे पास आया था, मेरे सामने बैठकर कहा था, रिदा, मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। एक लम्हे को इसकी आवाज काम गई, जैसे उस रात की याद इसके गरूर पर चाबक बरसा रही हो। मैं खुश थी, बहुत खुश थी। इस दिन मुझे लगा मैंने वारिद शाह को हरा दिया। मेरे हुस्न की जीत हो चुकी थी, मेरी हुस्न ने जीत हासिल कर ली थी। फिर इसके लबों पर एक करवा तबस्सुम उभरा, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे हुस्न के सामने मजबूर होकर नहीं आया, बल्कि माँ की ममता और दादी की सांसों की जंजीर से बंद कर आया है। इसकी आंखों में नमी नहीं, सिर्फ एक टूटा हुआ गुरूर था। इसी रात मैंने उसे खुद से दूर कर दिया। उसे कहा, मैंने तुम्हें हरा दिया वारिद शाह, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं खुद हार चुकी हूँ। आखिर मर्द था ना, वो कैसे हार सकता था। रिदा का लहजा जहर से बड़ा हुआ था, लेकिन आंखों में कहीं गहरी खाली सी झील थी।
मेरे दर पर आया, सर झुकाया, एक नई जिंदगी की बात की, और मैं ऐसे गुरूर में डूब गई कि मैंने बादशाह को झुका दिया। वो हंसी अपनी हंसी जैसे किसी लाश पर कफन उड़ाते हुए कहका लगाया गया हो, लेकिन वो जाते जाते जो अल्फाज दे गया वो मेरी जिंदगी के हर अल्फाज पर भारी थे। बाबा वो कहने लगा, रीता ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी कोशिश थी तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने की। मैं आया था कि शायद किस्मत बदल दूं, लेकिन तुमने मुझे याद दिला दिया कि मेरी मोहब्बत अब भी जिंदा है। रिदा का गला रुन सा गया था मगर आंख नम न हुई। फिर बोला, शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा, तुमने मुझे इसे बेवफा होने से बचा लिया। तुमने मेरी हाथ थमने से पहले ही झटक दिया और यूं मेरे दिल पर उसकी मोहब्बत की मेहर हमेशा के लिए शब्द हो गई। वो चला गया सीना तान कर, और मैं वहीं रह गई जो सिर्फ जीतने के लिए खेला करती थी। इस दिन मुझे पता चला कि हार क्या होती है। रिदा का लहजा जहर में डूबा हुआ था, आवाज में ना तो कोई नदामत थी और ना ही शर्मिंदगी, बस नफरत, खालिस नफरत। शायद इसे भी कभी मोहब्बत हुई थी, लेकिन इस मोहब्बत को अपने हाथों से कत्ल कर चुकी थी। लेकिन मैं रिदा हूं, मैं हार नहीं सकती। मैंने कसम खाई थी कि वारिस शाह को हरवाऊंगी, चाहे जैसे भी। और फिर मैंने वही किया जो एक हारी हुई औरत नहीं, एक जीती हुई चालाक औरत करती है। इसके खाने में नशे की दवाइयां मिलाई, इसे सीड्यूस किया, इसे अपनी तरफ आने पर मजबूर किया। वो सारी रात मेरी बाहों में था, लेकिन जिस्म मेरे पास था। जुबान पर जीनत का नाम था, रूह इसकी आगोश में कहीं तरफ रही थी। जीनत 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 मेरे हुस्न की तौहीन कर रहा था। वो मेरे करीब था, लेकिन उसकी आंखों में नाचने वाली का चेहरा था। वो पागल हो रही थी, इसका अंदाज अजीब पागलू जैसा था, और मैंने इसकी बाहों में बिखरती रही। मेरी मौजूदगी में मेरे जिस्म को छूकर वो सिर्फ जीनत को चाहता रहा। मैं जीत गई थी, लेकिन हाँ, वो जीत मुझे खोखला कर गई थी, क्योंकि मैं जीती ही नहीं थी, मैं हार गई थी। रिदा ने जैसे जहर उगलते हुए कहा। इसकी आंखों में शिकस्त नहीं, सिर्फ नफरत थी, और वो तवाइफ जीत गई थी। हाँ, मैं मानती हूँ वो जीत गई, लेकिन मुझे वारशा कभी भी नहीं चाहिए था, कभी भी नहीं। मुझे चाहिए थी दौलत, और आज मुझे सिर्फ और सिर्फ दौलत ही चाहिए। अगर वो नहीं मिलती तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ना वो मर्द, ना इसकी मोहब्बत, ना इसकी ये बेटी। रिदा की आवाज में अब वहशत थी, जैसे वो बरसों का गुस्सा निकाल रही हो। ये बच्ची जो आज मेरे गले का तोक बन गई है, जिसे सब मेरी औलाद समझते हैं, नहीं, वो मेरी नहीं है। वो इस मोहब्बत की निशानी है जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी थी। वो इस रात की निशानी है जो इसने मेरी बाहों में जीनत जीनत करते हुए काटी थी। वो बच्ची मेरे वजूद से जुड़ी होकर भी मेरी नहीं है। रिदा की आंखों से कोई आंसू ना निकला, सिर्फ जहर चिलक रहा था। मैं हारी नहीं, मैंने सिर्फ खेल का रुख बदला है। मुझे वारिस शाह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए थी, और वो बच्ची वो मेरे गले का फंदा बन गई है। रिदा के लफ्ज जहर में भीगे हुए थे, लेकिन अगले ही लम्हे एक अजीब सी आवाज ने जैसे इसके पूरे वजूद में सर्द सी लहर दौड़ा दी। किसी चीज के गिरने की धमक, किसी के दबंग सांसों की आवाज, और फिर खामोशी। इसका रंग उड़ गया, पसीने की बारीक बूंदें इसकी पेशानी पर उमड़ आई थी। इसने जल्दी से फोन बंद किया, जैसे कुछ छुपा सकती हो। कदम तेज हो गए, कमकमाते हुए इसने बालकनी का दरवाजा दिखाया, और सामने बेड पर नीम दराज वारिस शाह, होठों पर वही पुरस्कार जानलेवा मुस्कुराहट, जैसे सब कुछ सुन चुका हो, सब कुछ जान चुका हो। इसके पैर कमकमाए थे वारिस के लबों की पुरस्कार मुस्कुराहट देखकर, जबकि कमरे के बीचों बीच बड़े अब्बा आंखों में आग लिए खड़े थे, जिनके चेहरे पर सख्ती पत्थर की तरह जमी थी। इसके हाथों से इनकी छड़ी छूट चुकी थी, यकीनन वो गिरने की आवाज इसी की थी। और सामने सोफे पर बैठी हुई माँ बेगम और आमना बेगम, जिनकी नजरें ऐसी थी जैसे किसी गंदे राज को बेनकाब होते देख रही हूँ। रिदा के कदम वहीं पर जम गए। इसके अंदर जैसे किसी ने खालीपन का सुराख कर दिया था, जो साजिशी शालों से इसने बुन रखी थी। आज इसका गला खुद ब खुद ही बंधा बनकर दबाने लगा था। रिदा की रंगत एकदम जर्द पड़ गई, हाथों में पकड़ा खून जैसे जलने लगा हो। इसने फौरन जेब में छुपाया था। आप सब यहाँ कब आए? इसकी आवाज जैसे किसी कुएं से आई थी। अगले लम्हे माँ बेगम अपनी जगह से उठी। इनके चेहरे पर कोई तासर नहीं था, ना गुस्सा, ना दुख, सिर्फ एक खालीपन। और फिर ना आओ देखा ना ताओ देखा, चटक की आवाज के साथ एक जोरदार थप्पड़ की गूंज कमरे में फैल गई थी। रिदा लड़खड़ा गई, इसके मुंह से बेसाख्ता सिसकी निकली। गाल पर हाथ रखते हुए इसने बेयकीनी से माँ बेगम को देखा था। रिदा कुछ बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज इसके गले में अटक गए। वारिद की खामोश निगाहें इस पर गड़ी हुई थी, जैसे वो अब सिर्फ इसकी मंजर को एंजॉय करने के लिए ही यहाँ पर आया हो। वारिद की लबों पर एक अजीब सी खामोश मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बेड से उठा, कदमों की चाप कमरे में गूंजी, जैसे हर कदम के साथ किसी बड़े इंकशाफ की गूंज भी हो। वो अपने मुकम्मल वकार और थकन ज़दा मगर मजबूत जिस्म के साथ इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। रिदा की सांसें थम गई, इसके मुंह तले से जमीन निकल गई थी। इसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। इसके सामने खड़ा शख्स वारिद शाह, जैसे वो अपनी चालाकियों, साजिशों और जहर से तोड़ देना चाहती थी, वही आज अपने पैरों पर खड़ा इसे तकलीफ दे रहा था। वारिद ने दोनों बाजू इसके अंदाज में फैलाई, जैसे वो किसी शो के इख्तिताम पर पर्दा गिराने से पहले आखिरी सीन दे रहा हो। सरप्राइज। इसके लब हिले, मगर आवाज से ज्यादा चेहरे की हंसी बोल रही थी। रिदा की आंखें हैरत से फैल गई, हलक खुश्क हो गया, और दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई राज इसके खिलाफ चीखने को तैयार था। क्या हुआ? झटका लगा? वारिद के लहजे में जहरन मुस्कुराहट थी। ये देखकर हैरत हुई ना कि वारिस अपने पैरों पर खड़ा है। सोचा था ना मैं माजूर हो गया हूँ, अब सारी जिंदगी एक व्हीलचेयर पर गुजारूंगा और तुम्हारे सहारे पर जीऊंगा। वो एक कदम और आगे बढ़ा था, आवाज में चट्टान जैसा सुकून और तपश थी। नहीं रिदा, मैं कभी भी तुम्हारे सहारे का मुताज नहीं रहा, और अगर किस्मत कभी ऐसा वक्त ले भी आए तो जान लो मेरे पास मेरी मोहब्बत है, वो जो मेरे जख्मों पर मरहम बन जाती है, जो मेरी टूटी हड्डियों से पहले मेरा टूटा हौसला जोलती है। वो थोड़ा झुका, आंखों में बेरहम सच्चाई थी। शुक्रिया रिदा, शुक्रिया कि तुमने खुद अपनी जुबान से अपने काले करतूत कबूल कर लिए। बहुत कोशिश की थी तुमने इन लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने की, मेरे किरदार को मिट्टी में मिलाने की, लेकिन इनकी आंखों पर तुम्हारी मासूमियत की चादर ना थी। आज वो चादर तुमने खुद नोच ली थी। आज तुम्हारी हकीकत इन सब ने देख ली, तुम्हारी असलियत। वारिद की बात मुकम्मल होने की देर थी कि कमरे में गंभीर खामोशी छा गई। माँ बेगम की आंखों में बेयकीनी, दुख और गुस्से का तूफान था। रिदा अभी भी पथराई हुई नजरों से वारिद को देख रही थी, जैसे मानने को तैयार ही ना हो कि इसका खेल खत्म हो चुका है। क्या क्या ये सब कुछ सच है?
आमना बेगम का लहजा नजर रहा था, मगर आंखों में वही सख्ती थी जो सालों की शराफत और असूलों से जुड़ी होती थी। निदा ने नजर झुका रही, लब हिले मगर कोई आवाज ना निकली। आमना बेगम के कदम और करीब हुए। इसकी बातों में तो इतनी जान भी न रही थी कि माँ बेगम के तरह एक थप्पड़ मारकर वो अपना गुस्सा निकाल पाती। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आमना बेगम की आवाज में कमकमाहट नहीं गरज थी। जैसे हवेली ने तुम्हें इज्जत दी, नाम दिया, तुमने इसी को दागदार करने की कोशिश की। भारत हमारा फख्र है, तुमने इस फख्र को रोदने की साजिश की। विदा के चेहरे पर हल्का सा निशान था और आंखों में पहली बार वाकई डर। आमना बेगम का लहजा नरम ना था। तुम्हारी मासूम सी शक्ल के पीछे छुपी ये गंदगी आज सामने आ गई है। हमने क्या समझा था तुम्हें और तुम क्या निकली। अरे हम तो तुम्हें मासूम समझते थे, अपने बेटे की मोहब्बत में डूबी हुई एक लड़की जिसके साथ हमारा बेटा जुल्म करता था। और क्या निकली तुम, एक चालबाज लड़की जो अपने बाप की साजिशों का हिस्सा बनकर हवेली में आई थी। नहीं, तुम इस हवेली में नहीं रह सकती। सुन लो, अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस घर में। माँ बेगम का थप्पड़ अभी गूंज ही रहा था कि कमरे की फिजा में एक और गरज सुनाई दी। तलाक दो इस लड़की को भारत, अभी के अभी। बड़े अब्बा की आवाज बिजली की तरह कमरे में खड़की थी। सबकी निगाहें इन पर जम गई। इनके चेहरे पर गुस्से की शिद्दत से रगें तन गई थी। कोई जगह नहीं है इस फरेबकार की, साजिशी लड़की की हमारे घर में। हमने इज्जत दी, मकाम दिया, खानदान का नाम दिया, इसे तब अपनाया जब इसका बाप इसे ठोकरों पर छोड़कर चला गया था और इसने बदले में हमारे बेटे की जिंदगी को जहन्नम बना दिया। बस बहुत हो गया वारिद, फारग करो इसे अभी इसी वक्त। माँ बेगम का थप्पड़, वारिद की बातें और अब बड़े अब्बा का फैसला, सब कुछ एक एक करके इसके चेहरे पर परा तमाचा बन गया था। वारद ने एक लम्हे के लिए नजर झुकाई, जैसे दिल में आखिरी बार कुछ टूटा हो। फिर इसने नजर उठाकर रिदा को देखा, ठंडी हाली नजरों से। फिर काफी देर के बाद वारद की परसुकून मगर गहरी आवाज कमरे में बूझी, ये फैसला रिदा खुद करेगी, मैं नहीं, क्योंकि ये मेरी बच्ची की माँ है। इसकी आवाज पर सब चौंके। वारद के चेहरे पर ना तो कोई गुस्सा था और ना ही तंज, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। इसने ये सब कुछ जायदाद के लिए किया, इस जायदाद के लिए जो मैं अपनी बेटी की पैदाइश पर ही इसके नाम कर चुका हूँ। अचानक सन्नाटा छा गया था। रिदा हैरानगी से इसे देखने लगी थी। झूठ, ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। वारद ने अपनी जायदाद, जी हाँ, मैंने रिदा को नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी जायदाद की आधी वारिस वो है। लेकिन मैं जानता था, मैं सब जानता था, इसकी चालाकियां, इसकी साजिशें, इसके इरादे, सब कुछ मेरी नजरों के सामने था। अगर मैं चाहता तो पहले तलाक दे चुका होता, लेकिन मैं चाहता था कि आप सबकी आंखों से वो मोहब्बत की पट्टी उतरे जिसका फायदा रिदा और इसका बाप उठाते रहे हैं। वारिद ने सब निगाहों से रिदा की तरफ देखा। फैसला इसका होगा कि ये क्या चाहती है। मैं तुम्हारे साथ कभी कोई ज्यादती नहीं करना चाहता था रिदा, कभी नहीं। एक जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बदना चाहता था। मैंने निकाह से पहले तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तो तुम नहीं बताओ, ये रिश्ता कैसे चलता। ये रिश्ता कभी नहीं चल सकता और ना ही कभी आगे चल पाएगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा सब कुछ जीनत है, आज भी, कल भी थी और हमेशा रहेगी। और तुम्हें मुझसे मोहब्बत कभी थी ही नहीं, ये बात तुम भी जानती हो। इसलिए मुझे यही लगता था कि हमें इस तरह को यहीं खत्म कर देना चाहिए। इसके कमरे के अंदर हुई ये गुफ्तगू इस कमरे के अंदर ही रहनी चाहिए। तुम कल भी मेरे लिए एहतराम के काबिल थी, आज भी हो। तुम मेरी बेटी की माँ हो, मेरे लिए तुम हमेशा खास रहोगी। लेकिन मोहब्बत मोहब्बत मुझे सिर्फ एक ही इंसान से है, और वो मैं जानता हूँ। मैं तो अपनी दो बीवियों के साथ कभी इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए इस तरह को खत्म कर देना चाहता हूँ। यही हमारे लिए बेहतर है। वो इसे कब से खामोश करे देख रहा था। वो कुछ बोल नहीं रही थी। इसकी खामोशी इस बात की गवाह थी कि ये जानकर के वालिद अपनी आधी जायदाद इसके नाम लिख चुका है, वो शर्मिंदा थी। रिदा, जायदाद मेरे नाम नहीं है, ये तुम्हारी बेटी के नाम है। रिदा ने गुस्से से कहा। एक गहरा तंज इसकी आवाज में था, जैसे वो अपने आखिरकार अपने दिल की बात कह रही हो। झूठा दिखावा मत करो। तुम्हारे नाम नहाद इज्जत मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दौलत चाहिए थी। यही वजह थी कि मैं इस घर में आई थी, यही वजह थी कि मैंने इतने सालों तक ये ड्रामा किया। बहुत हो गया दिखावा, मुझे भी मजीद ये रिश्ता नहीं निभाना। इसके अल्फाज जैसे तीरों की तरह वारिद की तरफ बढ़ते गए थे। तलाक चाहिए मुझे तुमसे। इसकी आंखों में गुस्सा तकब्बर था, जैसे वो किसी मैदानी जंग में फाता हो। मिल जाएगी, तलाक भी मिल जाएगी, और जायदाद तुम्हारे नाम है, मेरी बेटी के नाम नहीं। वारिद की आवाज में कोई हलचल नहीं थी, वह पुरसुकून था। एक आहनी सुकून से वो बोला, मैं अपनी बेटी के सदके इतना तो दे ही सकता हूँ। रिदा की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत थी, लेकिन फिर इसने गहरा सांस लिया। तुम्हारी औलाद नहीं पा सकूं तुम्हारी औलाद नहीं पाल सकूंगी। वो कुछ वो सब कुछ छोड़ना चाहती थी। हाँ, वारिद ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया, जैसे इसे कोई परवाह ना हो। इसका सुकून और परितमाती पूरे कमरे में फैल गई थी। वो सब लोग, बड़े अब्बा, अम्मा, माँ बेगम और अमना बेगम, हैरत से इसे देख रहे थे। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि रिदा इतनी बेतरक और बेफिक्र होकर अपने खानदान के रिश्तों से आज़ाद हो रही थी। वो रिश्ते जो इसने कभी बनाए थे, कभी निभाए थे, और जो अब सिर्फ दिखावे का हिस्सा बन चुके थे। ठीक है, मेरी तरफ से तुम सब आज़ाद, तुम भी, ये घर भी और वो बच्ची भी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल चुका है वारिद शाह, और मुझे जिस चीज़ की चाहत थी वो मैं ले चुकी हूँ। अपने गाल पर माँ बेगम का थप्पड़ हिलाती वो आखिरी बार सबको देख रही थी। फिर करते कदमों से पलट कर दरवाजे की चनम पर गई। कमरे में अब सिर्फ खामोशी रह गई थी, मगर एक सुकून भी था जो वारिद को अपने अंदर तक उतरता हुआ महसूस हो रहा था। नरम कमरे में घबराई हुई सी कभी एक तरफ जाती तो कभी दूसरी तरफ जाती। पाँव की आवाज, कदमों की बेचैनी कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। जब दरवाजा आहिस्ते से खुला और बज़म कमरे के अंदर दाखिल हुआ, इसे नूरम को यूं चक्कर काटते हुए देखा तो माथे पर बल पड़ गए। नूरम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं है। नूरम, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह से कमरे में क्यों चक्कर काट रही हो तुम? डॉक्टर ने तुम्हें मना करने
किया था ना, तुम्हें आराम करने के लिए कहा था। कभी कमरे के अंदर, कभी कमरे के बाहर। तुम्हारे इस कमरे से मिराल के कमरे के कितने चक्कर लगते हैं दिन में। इतना न सही, कम से कम अपना न सी कम से कम बेबी का ख्याल करो। डॉक्टर ने तुम्हें थकने से मना किया है, बस सख्ती से कह रहा था, जबकि इसके चेहरे की परेशानी देखता खुद भी परेशान हुआ था। क्या बात इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या किया है तुमने? क्या किया? तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? इसकी चेहरे की परेशानी को वो फौरन पड़ गया था। नूरम रुक गई, लेकिन नजरें इसकी आंखों में नहीं डाल पाई। चेहरे पर उलझन थी, जबकि होंठ कम आ रहे थे। बज़म वो लफ्ज ढूंढने लगी थी। वह हिचकिचाहट से बड़े लहजे में कुछ कहना चाह रही थी। बज़म इसके पास आकर इसके कंधों पर नरमी से हाथ रखता इसकी आंखों में झांकने लगा। हाँ बोलो नूरम, क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे परेशान क्यों हो? वो बज़म नूरम ने आंखें बंद की, जैसे हौसला जमा कर रही हो। फिर बात मुश्किल लब खोले। मुझे पैसों की जरूरत है। बज़म के लबों पर नरम सी मुस्कुराहट आ गई थी। बस, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? बताओ कितने पैसों की जरूरत है? क्या करोगी तुम? ऑनलाइन शॉपिंग? इसने अंदाजा लगाया था, क्योंकि काका और नायरा का यही काम था। तुम मेरे कार्ड को अपनी ऐप में ऐड कर लो, जब चाहे चीजें मंगवा लेना। वो प्यार से इसके गाल खींचते हुए बोला था। नूरम ने जल्दी से साथ हिलाया था। नहीं, मुझे इन हैंड कैश चाहिए। इसने जल्दबाजी दिखाई थी। बज़म ने चूं कर से देखा, फिर शौकी से मुस्कुराया। ओ, तो मेरी बीबी खुद अपने हाथों से पैसे खर्च करना चाहती है। ठीक है जनाब, अभी देता हूँ। इसने जेब से अपना वॉलेट निकाला। नोट निकालने ही वाला था कि नूरम की अगली बात ने हाथ रोक दिए। मुझे थोड़े से पैसे नहीं, पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। बज़म के हाथ सख्त हो गए थे। इसने गौर से नूरम के चेहरे की तरफ देखा था, जहां अब सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि कोई बोझ, कोई राज, कोई छुपी हुई बेचैनी भी झलक रही थी। वह खामोशी से वॉलेट वापस जेब में रखता इसके चेहरे की परेशानी को समझने की कोशिश करने लगा। इसकी आंखें नूरम पर जमी हुई थी। नूरम, इतनी रकम तुम्हें क्यों चाहिए? तुम क्यों मांग रही हो? कुछ हुआ है क्या? क्या करोगे इतने पैसों का तुम? इसने हैरानगी से पूछा था, जबकि नूरम की पलकें लड़क गई थी। दिल की धड़कन जैसे पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी, लेकिन लब अब भी बंद थे। बज़म ने आहिस्ता से इसका हाथ थामा। नूरम, मुझे सच कहो, क्या बात है? क्यों चाहिए इतने पैसे तुम्हें? नूरम की नजरें एक पल को इसके चेहरे पर ठहर गई, फिर फौरन झुक गई। वो जानती थी ये सवाल होगा, मगर फिर भी दिल धक से रह गया था। बज़म, आप मुझसे सवाल मत करें। इसने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा था। मैं आपकी बीवी हूँ, और आप बीवी होने के नाते मैं आपसे कुछ भी मांग रही हूँ। आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे मेरी मतलूबा चीज दे दें, बगैर किसी सवाल के। कमरे में लम्हा भर को खामोशी छा गई थी। बज़म इसके चेहरे को गौर से देख रहा था। वो इसकी आंखों में वो बेचैनी, वो छुपाई गई बेबसी साफ पड़ सकता था। तो तुम मुझे नहीं बताना चाहती? ओके, तो बीवी जी, नहीं पूछता मैं आपसे कुछ भी। बज़म ने नरमी से दोनों हाथ उठाए, जैसे हार मान ली हो। बस मुझे ये बता दीजिए कि आज अचानक से कैसे याद आ गया कि मैं आपका शौहर हूँ और मेरा कोई फर्ज बनता है? इसके लहजे में शौकी थी। नूरम ने पलकें झपकाई। माथे पर एक हल्की सी शिकन उभरी, मगर फिर कुछ बोली नहीं। वैसे फराइज तो आपके भी बनते हैं बीवी साहिबा। बसम ने जरा करीब होते हुए धीरे से कहा था। अब 2 लाख की रकम है, ऐसे ही तो नहीं दूंगा ना। पहले बताओ मुझे क्या मिलेगा? नूरम का चेहरा लंबे भर को सुन सा रह गया था। इसने होंठ पेचे, नजरें चुराई और बेजारी से बोली, क्या चाहिए? जो चाहिए ले लें, बस मेरी रकम मेरे हवाले करें। अंदाज में भला की जल्दबाजी थी, जैसे वह किस्सा खत्म करना चाहती हो। बसम के लबों पर शरारती से मुस्कुराहट खेल गई। सच में जो चाहिए ले सकता हूँ? ये हुई ना बीवियों वाली बात। मतलब मैं जो चाहूंगा मुझे मिलेगा? इसने आंखें सिकड़ कर पूछा था। नूरम ने सर हिलाया। अब किसके चेहरे पर थोड़ा सा इत्मीनान सा छा गया था। इसे यकीन हो गया था कि पैसे मिल जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ बज़म को तो जैसे मौका मिल गया था। हाँ तो बीवी, मुझे चाहिए क्या? इसके चुप होने पर वो फौरन बोली थी, बस एक छोटी सी मीठी सी मोहब्बत भरी किस। नूरम की आंखें हैरत से फैल गई थी। क्या? बस एक किस तुम्हारे लबों से मेरे लबों पे, फिर तुम्हारे 2 लाख तुम्हारे हाथ में। बज़म का अंदाज शरारत से भरपूर था। निगाहों में वो मखसूस चमक थी जो नूरम को हमेशा बेचैन कर देती थी। वो अपने बाजू सीने पर लिपटे बड़े बेबाक अंदाज में नूरम को घूर रहा था, जैसे वो उसकी हर हिचकिचाहट को एंजॉय कर रहा हो। क्या हुआ? नहीं चाहिए पैसे? अरे बस एक मीठी सी किस और तुम्हारे 2 लाख रुपए तुम्हारे। नूरम ने बेयकीनी से देखा, फिर नजरें फैली। आप मजाक कर रहे हैं ना? इसकी आवाज में हिचकिचाहट भी थी और थोड़ी सी जलजलाहट भी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीवी से कोई इस तरह का मजाक करता है क्या? बज़म ने नरमी से कहा था। इतनी बड़ी रकम के लिए इतना तो बनता है ना, है ना? वो वैसे भी बीवी हो तो मेरी थोड़ी सी बीवी बनकर दिखा दो। वो उसके कान में मीठी सी सरगोशी करता पीछे हटा तो नूरम ने बाबूश्क खुद पर काबू पाया था। लब कांपे थे, जैसे कुछ बोलने वाली हो, फिर खामोश रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो इंसान से शराफत की उम्मीद कर ही कैसे सकती थी, लेकिन इसके चेहरे की लाली झुकी नजरें बज़म के सारे सोए हुए जज्बात जगा चुकी थी। बज़म ने कदम और बढ़ाया तो ठीक है, डील हो गई। बज़म ने फिर से इसके कान के करीब सरगोशी की। नूरम ने सख्ती से होंठ बेच लिए थे। जल्दी करें, मुझे और भी काम है। वो आंखें जोर से बेचते हुए अपना चेहरा इसके करीब कर गई थी, जबकि बज़म का कहका पूरे कमरे में गूंजा था। डार्लिंग, किस मैंने नहीं, तुम करोगी। मेरी किस तो फ्री में है, जब चाहे आकर ले लो, जितनी चाहे ले लो। इसके लबों से हंसी जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। वो इसकी हालत के भरपूर मजे ले रहा था, जबकि अब नूरम की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो कैसे छूती इसके लबों को? वो तो इसके लबों को ज्यादा देर तक देख भी नहीं सकती थी। मैं सोच के बताऊंगी। काफी देर कंफ्यूज सी खड़ी वो कभी इसका चेहरा, कभी इसके लबों को देख रही थी, फिर अचानक ही फैसला करते हुए बाहर भाग गई। तो पीछे से बज़म के कहने दूर तक इसका पीछा किया था।
मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। बज़म हंसते हुए वहीं बेड पर नीमतराज हो गया था, जबकि नूरम ने शायद आज वापस कमरे में आना ही नहीं था। नूरम कमरे से बाहर आई तो बिलाल के सामने ही परेशानी से इसे टहलते हुए नजर आई थी। इसे देखते ही वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए इसके पास आई थी। तुमने बज़म से बात की पैसों के बारे में? उन्होंने क्या कहा? बिलाल की आवाज में घबराहट और आंखों में नमी थी। देखो नूरम, वो लोग बहुत बुरे तरीके से तंग कर रहे हैं। अगर वो वीडियो बज़म के पास चलेगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं तो खुदकुशी करके मर जाऊंगी। इसके अल्फाज जैसे हंजर पट में नूरम के दिल में गड़े थे। एक लम्हे को इसकी धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। बिलाल, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। नूरम ने घबरा कर इसके हाथ थामे। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मैंने बज़म से बात की है, वो दे देंगे। वो जो अल्फाज बोल रही थी, दिल की हालत इसके बरअक्स थी। बज़म की वो शरारती निगाहें, वो शरारत, वो लम्हा जब इसे नूरम के कानों में सरगोशी की थी, सब कुछ याद आ रहा था। चेहरा हल्का सा सुरख था, मगर इसने फौरन रुख दूसरी तरफ फेर लिया था। मिराल इसकी बात पर हल्का सा परसुकुन हुई थी। सच कह रही हो ना तुमने अच्छी तरह से बात की ना बज़म से? नूरम ने बस हाँ में सर हिलाया था। क्या बताती कि 2 लाख के बदले 21 मांगी गई है, और नूरम नोट तक नहीं कर पाई थी कि मिराल ने इसे कुछ भी नहीं पूछा था। वो बस खुद पर सुकून हो गई थी। इसका सुकून तो बज़म शाह तबाह कर चुका था। अच्छा ही था कि मिराल ने इससे कोई सवाल नहीं किया था, वरना वो इसे क्या जवाब देती। मगर फिर भी दिल ने इसे तसल्ली दी थी। आप परेशान मत हो, आप ही मैं कोई ना कोई हल निकाल दूंगी, सब कुछ हो जाएगा, बस आप हौसला रखें। नूरम की आवाज में थकन थी, मगर वादा भी। उस वादे को पूरा करने का हौसला अब इसकी आंखों में उतर आया था। नूरम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन बज़म की बेवफाइयां सोचते हुए वो घबराहट का शिकार होने लगी थी। वह जब इसके करीब होता था, इसकी बेकरारियां अरूज पर होती थी, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। इसे कुछ न कुछ तो करना ही था। आदिया जाग गई, नन्ही नन्ही आंखें परपटा रही थी, मगर रिदा अब तक इसे लेने नहीं आई थी। नैनी शे नीनी से जाग गई मेरी गुड़िया, मेरा पाला बच्चा, ऐसा करती हूँ आपका दूध बना लेती हूँ। पर नरमी से बोलती आदिया के नरम नाजुक गालों पर मोहब्बत से बोसा दे गई थी। एक तो मेरा क्यूटू सा बच्चा रोता भी नहीं है, ताकि मम्मा को पता चल सके कि अद्दू को भूख लगी है। इतना समझदार है मेरा छोटू शाह बेबी, मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करता। अद्दू चाचू जो न्यू वाला फीडर लेकर आए थे ना, आज इसमें अद्दू का दूधू बनाएंगे। लेकिन वो तो किचन में पड़ा है। इसे अचानक ही याद आया था कि आज मोमोश ने अद्दू के लिए एक नया फीडर लाया था, जिसके 2 खरगोश जैसे कान भी थे। अभी अदू इसे पकड़ तो नहीं सकती थी, हाँ, लेकिन वो बहुत क्यूट था, इसलिए आज इसका इरादा इसी में दूध बनाने का था। अपने हाथ में पकड़ी नन्ही सी फीडर को वापस टेबल पर रखते हुए जिनेत नरमी से आदिया को बाहों में उठाकर बाहर आ गई थी। टक 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 टक, अदू जाग जाएगी किचन में अपने चाचू वाली फीडर लेने के लिए। चलो। वो मस्तियों में अद्दू से बातें करती चलती जैसे ही रिदा के कमरे के पास पहुंची, कदम एकदम ठिकठिका गए थे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, ये गैर मामूली बात थी। रिदा के कमरे का दरवाजा अक्सर बंद ही रहता था। अंदर सामने बड़े अब्बा बैठे थे, मगर इनके पीछे दरवाजे के एक कोने में कोई और भी मौजूद था। वो शख्स जो मुकम्मल खामोशी से खड़ा था, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। शायद वो किसी गलतफहमी का शिकार हो रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? शायद वो मोमरश था। इसने अंदाजा लगाया, क्योंकि कमरे में माँ बेगम और अपना बेगम की आवाज भी आ रही थी। जीनत की आंखें फैल गई। दिल ने एक लम्हे को दरकना छोड़ दिया था। ये कौन है? वारिद नहीं, वो कैसे? आदिया की मौजूदगी भूलकर वो बेसाख्ता इसकी तरफ बढ़ी थी। कदम वरीदा के कमरे के दरवाजे पर आकर रुके। जीनत की सांसें जैसे थम सी गई थी। आदिया इसकी सीने से लगी बेखबर सी थी। दरवाजे पर वो शख्स खड़ा था, जिसके बगैर जीने का तसव्वुर भी इसने नहीं किया था। वारिद, इसके होठों ने बेआवाज इसका नाम पुकारा था। वो इसी के सामने था, अपने पैरों पर बगैर किसी सहारे के, ना व्हील चेयर ना किसी का बाजू, जैसे वक्त ने खुद इसके गुरूर को जला बख्शी थी। वो खामोशी से खड़ा था, मगर इसकी आंखें जीनत के दिल में तूफान बर्पा कर रही थी। वो वारिद को देख रही थी और वारिद से दरमियान में सिर्फ खामोशी थी। वो बेयकीनी जो आंसू बनकर जीनत की पलकों से टपकने को बेताब थी। वारिद ने कदम बढ़ाए थे, इसका वजूद सिर्फ जीनत की सिमत खींचा चला जा रहा था। जीनत की आंखों में अब बेयकीनी की जगह यकीन उतर आया था। एक तल्ख करबा जख्मी यकीन कि वो ठीक था, वो चल सकता था, कि वो सब कुछ जानते बूझते भी छुपाता रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता था। इससे पहले ही जीनत के थप्पड़ ने फिजा को चीर दिया था। चटाक, एक करख्त भरपूर आवाज पूरे कमरे में गूंजी थी। वारिद का चेहरा थप्पड़ की सिमत को मुड़ गया। वो वहीं साख्त खड़ा रह गया था। इसके चेहरे पर इसका अपना हाथ था और आंखों में बेयकीनी, मगर इस बार से वो अपनी नहीं, जीनत की परवाह थी। जीनत वो बेयकीनी से अपने चेहरे पे हाथ रख इसे देख रहा था। इसके लब कंपे, आवाज जैसे कहीं दूर से आई थी। जीनत का दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखों में हालीपन और आंसू साथ साथ थे। क्यों किया आपने ऐसा वारिद? क्यों किया? क्यों मुझसे झूठ बोला? क्यों मुझसे हकीकत छुपाई? क्यों मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते रहे? मैंने आपको मजबूर समझकर। जीनत की आवाज सांसों जैसी हल्की हो गई थी। हर रात सजदों में रो रो कर दुआ की थी कि अल्लाह मेरे शोहर को ठीक कर दे, वापस कर दे मुझे। वो आदिया को सीने से और भी ज्यादा जोर से लगा चुकी थी, जैसे अब कोई और यकीन टूट ना जाए। और आप ठीक थे। एक टूटा हुआ सा जुमला था, ना इल्जाम ना चीख, सिर्फ दर्द। वारिद खामोश खड़ा, इसके चेहरे पर हाथ अब भी था, और आंखों में जैसे पहली बार पछतावा उतर रहा था। जीनत की पलकें भीग चुकी थी, मगर वो चीखी नहीं, बोली भी नहीं। बस पलटकर दरवाजे की दहलीज पर एक लम्हे को रुकी। ये धोखा था वारिद, दुआ के बदले में धोखा। आपने मेरे मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए किया ना? इसकी आंखें आंसू से लबरेज थी, मगर लहजा लरसता नहीं था, साफ सच्चा जख्मी लहजा। मेरी तरफ मेरी मोहब्बत, मेरे आंसू, सब आपको फरेब लगते थे ना? इसलिए ये सब कुछ किया ना, कि देख सके कि मैं कहाँ तक निभा सकती हूँ। परख लिया ना? इसने एक कदम पीछे लिया। आदि आप भी इसके साथ चिपकी हुई थी।
नन्ही सी जान थी जो ना समझी से इस उतली माँ का दिल टुकड़े टुकड़े होते देख रही थी। वारिद शाह, शायद मैं आपके इस इम्तिहान में पास हो जाऊं, लेकिन अब आप पर दोबारा कभी यकीन नहीं कर सकूंगी। इसका लहजा जैसे आखिरी फैसला सुना गया था। वो रुख मोड़कर दरवाजे की हिम्मत भरी, कदम भारी थे लेकिन इरादे मजबूत। पीछे कदे वाद के चेहरे पर थप्पड़ का निशान अब भी जल रहा था, मगर जीनत के अल्फाज वो अंदर तक दहकते जा रहे थे। वारिद ने जैसे ही जीनत को पलटते देखा, कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो तेजी से इसके पीछे आया था। जीनत, बात सुनो प्लीज। लेकिन दरवाजे के इस चेहरे के सामने लेकिन दरवाजा इसके चेहरे के सामने बंद हो चुका था और अंदर से कुंडी की आवाज ने इसकी बेचैनी में इजाफा कर दिया था। जीनत, दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। जीनत, वो मुसलसल दरवाजा बजा रहा था। आवाज में बेबसी थी, दिल में हलचल, और लफ्जों में वो यकीन जो वो देर से लाना चाह रहा था। अंदर जीनत आदिया को अपने सीने से लगाए बुरी तरह से रो रही थी। सिसकियां इसकी सांसों से लिपटी हुई थी। आंसू इस बदननी से बच्ची के बालों में गिर रहे थे और दिल में एक चीख थी जो जुबान पर नहीं आ रही थी। जीनत, प्लीज एक बार सुन लो, चले जाएं यहाँ से। जीनत की आवाज बुलंद हुई थी, लेकिन इसमें ना सिर्फ गुस्सा था, धोखा इसमें गुस्सा नहीं, धोखा, टूटा एतबार और थका हुआ दिल भी बोल रहा था। इस वक्त मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वारिद, चले जाएं यहाँ से। दरवाजे के उस पार वारिद साख्त हो गया था। दरवाजा अब बज नहीं रहा था, लेकिन अंदर और बाहर दोनों तरफ दिल धड़क रहे थे, टूटे हुए, बेयकीन और बहुत कुछ कहने से कासर। वारिद का चेहरा थकन, पछतावे और बेबसी की अजीब सी तस्वीर बना हुआ था। दरवाजे के उस पार जिंदगी की सिसकियां इसका दिल चीर रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तभी आमना बेगम आहिस्ता कदमों से इसके करीब आई और नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा। वारिद, उन्होंने नरमी से पुकारा। इसके पलटकर माँ को देखा, जैसे बस वही एक सहारा बचा हो। बेटा, इसे अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर में खुद ही संभल जाएगी। मैं जाऊंगी, इसके पास बात करूंगी, तुम भी अभी मत जाओ इसे। इनकी आवाज में नरमी थी और आंखों में माँ का वो फहम जो अक्सर खामोश दिलों को भी समझ लेता है। जिस तरह तुम परेशान हो रहे हो, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, लेकिन फिलहाल इसे तनहा रहने दो, अपने दर्द से निकलने दो बेटा। वारिद ने बाबा मुश्किल खुद को संभाला, आंखों में नमी छुपाते हुए सर हिलाया, फिर दरवाजे की जानब आखिरी बार देखा और चंद कदम पीछे हट गया। आमना बेगम की गिरफ्त इसके कंधे पर मजबूत हो गई थी। चलो मेरे साथ आओ, सब ठीक हो जाएगा, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। कुछ ना कुछ करके नूरम को हवेली से निकालना होगा। वो फोन पर किसी अनजान शख्स से बात कर रहा था। आवाज में बेरहमी और मनसूबाबंदी की अमजाइश थी। तुम्हारा काम तो मुकम्मल हो गया, अब तुम पार्टी में शामिल हो रहे हो। फिर नूरम से तुम्हें क्या दुश्मनी है, इसे जीने क्यों नहीं दे रहे? दूसरी जानब से आवाज में हैरत भी थी और परेशानी भी। दुश्मनी? वो हंसा, एक सर्द और संसान सी हंसी। नूरम को डरा कर रखना मेरे लिए बेहद जरूरी है। वो वाहिद गवाह है मेरे इन काले कारनामों के खिलाफ, जो मैं चाहकर भी मिटा नहीं सकता। इसे ऐसे खौफ में रखूंगा कि ना जुबान खोल सके और ना ही आंख उठा सके। वो रुका, फिर से आहिस्ता से बोला था, बस इतना डरा दूंगा कि मेरे मासी का साया भी कभी इसकी जुबान पर ना आ सके। तुम बहुत चालाक हो मुनीर, तुम चाहते हो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दूसरी तरफ से इसके आइडिया को सराहा गया था, जिस पर मुंडी कहका लगाकर हंसा। अभी तुमने मुझे जाना ही कितना है। वो फोन पर सरगोशी के अंदाज में बात कर रहा था, आंखों में शोले और जहन में एक भयानक मंसूबा। नूरम को मैं इतना डरा दूंगा कि वो मेरे नाम का तसव्वुर भी करे तो जुबान लड़खड़ा जाए। लबों पर आने से पहले हजार बार सोचेगी, शायद जुबान ही बंद हो जाएगी हमेशा के लिए। दूसरी तरफ खामोशी थी, पर वो मुसलसल बोलता चला जा रहा था, जैसे खुद को यकीन दिलाना हो। बस एक बात है, जो भी करना है बज़म से छुपकर करना होगा। वो खतरनाक है हद से ज्यादा। अपनी बीबी के लिए वो जान भी ले सकता है और दे भी सकता है। वैसे इंसान से जितना हो सके इतना दूर रहना चाहिए। हाँ, वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें एहतियात करनी होगी। दूसरी तरफ से फौरन कहा गया, जबकि मुनीर हंसा था और अपनी चालाकी पर। मैं तुमसे उम्मीद लगाकर बैठा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो एतबार मैंने तुम पर किया है वो मेरे लिए फायदेमंद साबित होगा। अब वो अपने मतलब की बात पर उतर आया था। हाँ, तुम्हारा किया हुआ एतबार जाएगा नहीं जाएगा, मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। दूसरी तरफ से यकीन दिलाया गया, जबकि मजीद बात लंबी न करते हुए इसने फोन बंद कर दिया था। वो काफी देर तक यूं ही जमीन पर बैठी सिसकती रही थी। आदिया इसके सीने से लगी अब खामोश थी, शायद माँ की बेबसी को महसूस कर चुकी थी। जिन्नत की आंखें बंद थी, मगर दिमाग जाग रहा था, सवालों से भरा हुआ। निदा आदिया को लेने क्यों नहीं आई? क्या वो सब जानती है? क्या वो वाद की हकीकत से वाकिफ है? क्या सबने मिलकर इसे अंधेरे में रखा था? दिल के कोने में एक तरफ सा धड़का, मगर फिर आदिया की हल्की सी बेचैनी ने इसका ध्यान बांटा था। नन्ही जान को भूख लग रही थी, जिनको जैसे खुद पर शर्मिंदगी हुई कि वो अपनी बेटी की इज्जत को भी भूल गई थी। इसने आहिस्ता से आदिया को थाम कर उठाया, आंसू पूंछे और बिना कुछ सोचे कमरे के कोने की तरफ गई, जहां दूध के पैकेट और फीडर रखे हुए थे। और कहाँ जानती थी कि आदिया के लिए दूध वो कहाँ जानती थी कि आदिया के लिए दूसरा फीडर लाने की तलाश इसे वारद का ये चेहरा दिखा देगा। अब तो बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब भी नहीं, शायद कुछ देर तक नहीं। इसने खामोशी से दूध बनाया। आदिया दूध पीने लगी और जीनत इसकी आंखों से अब आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन दिल के अंदर कहीं बहुत कुछ बह रहा था। बेतबारी का समुंदर इसे सांस नहीं लेने दे रहा था। वो वारद से ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी, कभी नहीं रखती थी। सुबह का वक्त था, कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। पर्दों के किनारे से झांकती सूरज की किरणें नरम लम्स के साथ अंदर आ रही थी। बज़म गहरी नींद में था, जैसे दुनिया माफिया से बेखबर। नूरम की आंख खुली तो पहला एहसास बज़म की मौजूदगी का हुआ, और बहुत करीब था, इतना करीब कि इसकी गर्म सांसें नूरम के रुखसार को छू रही थी। वो चूमकर हल्का सा पीछे हुई, फिर एक लम्हे के लिए रात की बातें जहन में गूंजी, एक प्यारी सी मीठी सी किस। बज़म की शरारती आंखें, वो मुस्कुराहट, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। नूरम ने अपनी सांसें रोक ली, दिल बेतरतीब धड़कने लगा था। मैं ये कैसे करूं? वो जाग गए तो सोच के साथ ही इसने हाथ कम
घुमाने लगे, मगर दूसरी तरफ मिराल का चेहरा इसकी इल्तिजाई और वो वीडियो। वो जानती थी कि इसे हर हाल में ये पैसे चाहिए थे, और सच जानकर बज़म ना सिर्फ मिराल को तलाक दे देगा बल्कि पैसे देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक लम्हे की खामोशी के बाद इसने अपनी हथेली थाम ली, जैसे खुद को हौसला दे रही हो। फिर धीरे से मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया। वो बज़म के चेहरे की तरफ झुकी, सांसें बेहद धीमी और बेतरतीब थी। वो जानती थी होश में होता तो वह कभी इसे आजाद न होने देता, इसीलिए इसने नींद का फायदा उठाना चाहा था। वो अपने होंठ इसके बहुत करीब लाई, दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे अभी बाहर निकल आएगी। एक पल के लिए आंखें बंद की और इसकी कनी मूंछों के नीचे अनाबी लबों पर नरमी से होठ रख दिए। सिर्फ इतना ही। क्लिक। कैमरे की हल्की सी आवाज आई। उसने फौरन तस्वीर मोबाइल में सेव की। सबूत बज़म की शर्त का तोड़। इसने गहरी सांस लेते हुए बंद आंखों में झांकने की कोशिश की थी, फिर फौरन पीछे हटी, जैसे किसी ने देख लिया हो, जैसे बज़म पलक चिपका देगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब वो नींद में था, पर सुकून। नूरम की आंखों में हल्की सी नमी थी और दिल में एक सुकून। अब वापसी का रास्ता नहीं था, तस्वीरें वो ले चुकी थी, अब इसे दिखाकर पैसे लेने थे और मिराल को बचाना था। बज़म नहाकर बाहर निकला तो सिर्फ तौलिए में लिपटे हुए था। बालू से पानी के कतरे टपक रहे थे। जैसे ही बाहर आया, नजर नूरम पर पड़ी थी। वो कमरे में पहले ही मौजूद थी। वो पूरे कमरे में दाएं से बाएं चक्कर काट रही थी, जैसे किसी बात की परेशानी हो। बज़म टिकटिका कर रुका, लेकिन अब की दफा मुड़ने पर नूरम की जैसे इस पर नजर पड़ी थी। इसके कदम एकदम रुके थे, फिर अचानक जैसे बिजली का झटका लगा हो। इसने फौरन चेहरा फेर लिया और दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। या अल्लाह, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। ये क्या हाल है आपका? आप इस तरह से नंगे क्यों हैं? इस तरह से वॉशरूम से बाहर आते हुए आपको शर्म नहीं आती? बेशर्म इंसान। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? मेरा कमरा है, मेरा वॉशरूम है और जिस्म भी मेरा ही है। मैं कुछ पहनूं ना पहनूं मेरी मर्जी, और वैसे भी इतना भी डरोना नहीं लग रहा हमें। और ये नंगा किससे कहा तुमने? टॉवल पहना हुआ है मैंने। अब अगर तुम मुझे सुबह सवेरे बुरके में देखने की ख्वाहिश रखती हो तो यह ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकता। इसने मजाकिया अंदाज में कहा, जबकि लबों पर दबी शरारती शौक मुस्कुराहट थी। नूरम का यह अंदाज इसे मजा दे रहा था। नूरम ने हाथ अब भी आंखों पर रखे और पलटकर इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? तो लिया कोई लिबास नहीं है जिसे पहनकर ऐसे दंडनाते हुए कमरे में घूम रहे हैं? कोई शर्मो हया होती है। मेरी जगह कोई और भी तो आ सकता था ना। बसम के बीवी लफ्ज पर वो जोर देने पर वो दांत पीसते हुए बोली थी, अजीब बेशरम इंसान था। अगर वो बीवी थी तो इसका यह मतलब तो नहीं था ना कि वो इसे ये नजारे दिखाता। डोंट वरी डार्लिंग, इस कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए कोई नहीं आता। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे शोहर की बॉडी के नजारे किसी ने नहीं किए। इसका सुकून काबिल दीद था। लड़की, तुम मेरी समझ से बाहर हो। तुम पहली बार तो नहीं देख रही मुझे इस तरह। कहीं रातें गुजारी है तुम्हारी मेरी तुमने कहीं रातें गुजरी हैं तुम्हारी मेरी बाहों में। इसके अंदाज में बेबाकी सी थी। बस के बेहद करीब पीछे खड़ा इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बना गया था। पहली दफा तो नहीं देखा तुमने मुझे इस तरह से, पहले भी कहीं दफा देख चुकी हो, लेकिन रिएक्शन ऐसा है जैसे कोई जिन देख लिया हो। नूरम ने हमार नजरें नहीं उठाई थी। जिन ही लग रहे हैं अभी। नूरम की सरगोशी पर बज़म भी हंस पड़ा था और कमरे का माहौल हल्का सा नरम और परसुकून हो गया। नूरम ने अब भी आंखों पर हाथ रखे हुए थे, जबकि बज़म इसे अपने हिसार में लिए हुए अपनी गर्म सांसों से इसकी गर्दन को महका रहा था। अच्छा, तो मैं जिन हूँ तो मेरी जान, ये जिन तुम्हारे हमेशा के लिए अपने आप में कैद कर लेना चाहता है। वह नरमी से इसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए बोला तो नूरम के जिस्म में सनसनाहट सी हुई थी। टाइम नहीं है मेरे पास फजूल बातों का। फौरन से कपड़े पहने, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। और हिम्मत पैदा करते हुए बोली तो बज़म ने मुस्कुराते दबाते तो लिया, थोड़ा सा संभालते हुए जरा पीछे हटा था। ओह, बात तो बड़ी संजीदा लग रही है और अंदाज ऐसे जैसे मैं कोई मुजरम हूँ। कौन सा गुनाह हो गया है मुझसे डार्लिंग, तुम मुझे डरा रही हो? बज़म नूर ने थोड़े गुस्से से कहा था। अब भी नजर दूसरी तरफ थी, जबकि दांत पीसने के अंदाज पर बज़म की हंसी निकल गई थी। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। वह हंसते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ गया था। नूरम ने तब भी पीछे नहीं देखा था, बस एक तरफ रुक करके खड़ी रही। इसके गालों पर हल्की सी शर्म की लाली थी, जैसे इसकी सांसें भी थोड़ी बेतरतीब हो गई हों। चंद लम्हों के बाद बज़म ने आवाज दी, अब ठीक है, कपड़े पहन लिए हैं, अब आंखें खोल लो। वह मजे से बोला तो नूरम की हालत में इसे बड़ा मजा दिया था। नूरम ने आहिस्ता से आंखों से हाथ हटाए, एक नजर इस पर डाली और फौरन निगाहें नीचे कर दी। उफ, क्या मुसीबत है आप भी, हर वक्त मजाक। मैंने कपड़े पहनने के लिए कहा था, वो गुस्से से बोली थी। एक इसके शर्मा हया के सारे रंगों को एंजॉय करने के बाद बज़म ने जल्दी से जीन्स पहन ली थी, लेकिन शर्ट अभी तक नहीं पहनी थी। कंधों पर वही तौलिया रखे हुए था। वह नूरम की तरफ बढ़ रहा था। पहन लिए हैं जितने बीवी के सामने जाने चाहिए। फिलहाल मेरा मूड नहीं है। बताओ क्या बात करनी है तुमने, और अब नजरें मेरी तरफ रखकर बात करो। रात में इसी सीने पर सड़क को सोती हो तुम। तब तो कोई नहीं पूछता कि कपड़े पहने हैं या नहीं। अब रात की बात और होती है, इस वक्त रोशनी है। इसने अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी वजह दी थी अपनी शर्मा हया की, जबकि इसकी बात पर अब की दफा बरसम जोर से कहका लगाकर हंसा था। अच्छा, तो मेरी बीवी के शर्माने की खास टाइमिंग है। मैं तो बेकार में ही परेशान हो गया था। मेरी बेशरम बीवी को रात के वक्त शर्म नहीं आती, तब इसे बसम शाह की किसी भी हाल में कबूल होता है। ये शर्म हया सिर्फ रोशनी तक महदूद है। मैं सदके ऐसी शर्म हया के। अब की दफा बसम की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। नरम ने हल्की सी नजर इस पर डाली और अगले ही लम्हे इसकी सांसें रुकने लगी थी। बसम इसके बिल्कुल करीब आकर रुका हुआ था।
मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। वो गुस्से से कहते वहां से जाने लगी थी जब अचानक की बज़म ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। वो इसकी चौड़े बरहना सीने में कैद सी होकर रह गई थी। कहाँ गई वो जरूरी बात? इसने धीरे से पूछा मगर अंदाज में कोई तंज या शोखी नहीं थी, सिर्फ सादगी, जैसे वो वाकई सुनना चाहता हो। नूरम ने गड़बड़ा कर नजरें झुका ली। पहले शर्ट तो पहन ले, इससे तो बात नहीं हो सकती ना। बज़म ने तो लिया कंधे से थोड़ा सा संभालते हुए नरमी से कहा था, इतनी डर क्यों रही हो? मैं काट नहीं खाऊंगा तुम्हें नूरम। अपनी शर्म और हया के ग्राफ को थोड़ा नीचे कर लो मेरी जान, क्योंकि सारी जिंदगी के लिए बेशरम शोहर से पाला पड़ चुका है तुम्हारा। वो नरमी से इसके पलकों पर फूंक मारते हुए बोला तो नरम की पलकें लट गई थी। वो पीछे हटी तो बसम ने आहिस्ता से इसके सामने हाथ रखा था। अच्छा यार, आप कुछ नहीं कहता, रुक जाओ, सिर्फ बात करनी है तुमसे, जैसा तुम चाहती हो। वो मजीद छिड़ गई तो बजम ने अपनी शराफत दिखाई थी। नूरम ने हौले से सर हिलाया मगर अब भी नजर नीची थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और गालों पर हल्की सी लाली नुमाया थी। आपसे बात करनी है, कुछ उलझी उलझी सी थी वो। तो करो ना बात, में दिलो जान से सुनने के लिए तैयार हूँ, बजम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। मुझे भी तो पता चले मेरी प्यारी सी मासूम बीवी मुझसे क्या जरूरी बात करना चाहती है। शहजाद जो शरारत से बड़े लहजे में कहा, लेकिन वो मजीद उलझी उलझी लग रही थी। जब बजम ने खुद ही किसी नतीजे पर पहुंचते हुए से देखा, क्या तुम्हारी बात हमारी रात वाली डील के मतलब तो नहीं? नुरम ने फौरन निगाहें झुका दी। इसकी पलकें झुकी और दिल की धड़कन जैसे एक पल को रुक सी गई थी। नुरम की नसें झुकी देखकर बजम का दिल तेजी से धड़का था। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए नुरम ने हाँ में सर हिलाया था तो बसम ने शौक मुस्कुराहट के साथ इसके चेहरे पर नजरें गाड़ दी थी। और तो तुम मुझे किस करने का फैसला कर ही लिया। नुरम ने एक लम्हे का इसकी तरफ देखा, फिर फोन निकाला और बेहद सुकून से इसके सामने कर दिया। फैसला नहीं किया, कर दिया है। फोन की स्क्रीन पर वो तस्वीर खुली हुई थी जिसमें वो वाकई बेड पर लेटी हुई थी और बजम को लिप्स किस कर रही थी। बजम का चेहरा जैसे लम्हा भर को जम सा गया था। नजरें कभी इस तस्वीर पर जाती तो कभी नूरम पर। ये कब हुआ, कैसे? इसने आहिस्ता से कहा था। नूरम ने पलकें झपकाई, नूरम ने पलकें झुकाई, होंठों पर एक हफीफ सी मुस्कुराहट थी, जैसे इसकी बेयकीनी से महफूज हो रही हो, जबकि बज़म अब भी हैरत में था। नूरम ने नज़रें उठाकर बहुत नरमी और शरारत से इसे देखा था। आज सुबह जब आप सो रहे थे, वो अपने कारनामे वो काफी खुश लग रही थी। अब की बार बज़म का मुंह खुला और खुला रह गया। क्या मतलब? तुमने वाकई? वो अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। नूरम के चेहरे पर फातियाना मुस्कुराहट थी। वो उम्मीद ही नहीं रखता था कि नूरम जैसी लड़की कभी खुद से इसके करीब आकर ऐसा कुछ कर सकती है। वो ये कौन सा लम्हा था जब वो इसे यूं छूकर इससे दूर चली गई थी? उसे पता भी न चला था। इसने फोन की स्क्रीन पर दोबारा नजर डाली, फिर फौरन नूरम की तरफ मुड़ा था। मतलब तुमने आज सुबह मेरी नींद का नाजायज फायदा उठाया? बज़म ने शौक लहजे में कहा, जिस पर वो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि नूरम ने ऐसा किया है। वो तो तुम्हें बहुत मासूम समझ रहा था नूरम। वो आंख दबाकर बोला तो नूरम फौरन से झुकाकर खामोश हो गई थी। बज़म की बातों ने इसका दिल तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया था। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो आपने कहा था वही किया। इसकी बातों ने इसे बुरी तरह से पजल कर दिया था। वो इसे यकीनन तंग कर रहा था, लेकिन नूरम की कंडीशन में नहीं थी कि वो इसकी मस्तियों को समझ पाती। नहीं, ये इस तरह से नहीं, जैसे मैंने कहा था इस तरह से। शोहर की नींद का नाजायज फायदा कौन उठाता है? मैं नहीं मानता इस किस को। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ठीक तरीके से किस करो। अब तो बसंत को जिद हो गई थी। क्या मतलब? आप अब भी मुझे पैसे नहीं देंगे? नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, चीटर हैं आप। अचानक से अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लाते हुए बोली तो बसंत सीरियस होना पड़ा था। अरे यार, तुम तो रोने लग गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था। पैसे मैंने नहाने से पहले ही निकाल कर वहां ड्रेसिंग टेबल पर रखे थे, ले लो, मैं बस तुम्हें तंग कर रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला था। वो गुस्से से पैर पटकती पैसे उठाकर कमरे से बाहर निकल गई थी। इस लड़की के नखरे समझ नहीं आ रहे थे, हाँ, लेकिन अच्छे जरूर लगते थे। इसे पैसे क्यों चाहिए थे? इस रकम का वो क्या करने वाली थी? इसे जानना था। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता था कि अगर वो बीवी पर कुछ रुपए हज कर भी दे तो भी, लेकिन नूरम की परेशानी और शक्ल से साफ जाहिर हो रहा था कि कोई ना कोई मसला जरूर है। वो अपनी बीवी को किसी भी मसले में अकेला नहीं छोड़ने वाला था, और वो भी इस फेस में जहां वो आजकल मिराल की जरूरत से ज्यादा ही करीब थी। मिराल की फितरत से बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई थी, और इससे तो इस बात का डर भी था कि कहीं मिराल इसके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाने की कोशिश कर दे, क्योंकि अगर वो अपने पेट में पलती औलाद को खत्म कर सकती है तो नूरम के हवाले से वो इस पर एतबार हरगिज नहीं कर सकता था। वाह नूरम, तुम सच में बरसम से इतनी बड़ी रकम निकलवाने में कामयाब हो गई हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो हैरत में डूबी नजरों से अपने हाथ में थामी हुई रकम को देख रही थी, जैसे वो असली ना हो। इसे नहीं याद पता था कि इसने बजम से कभी भी रकम मांगी हो। बजम का कार्ड इसके पास रहता था, वो अपनी जरूरत के मुताबिक ले लेती थी। बजम का भी हिसाब किताब नहीं रखता था, और शायद वो नूरम से भी किसी तरह का हिसाब किताब नहीं लेता था। लेकिन फिर भी नूरम ने जब इससे कैश मांगी होगी, इसने कुछ ना कुछ तो पूछा ही होगा। है जो भी था, अब इसने ये पैसे किस तरीके से लिए, बजम से क्या बात की, क्या जादू चलाया, इससे से कोई लेना देना नहीं था। बस खुशी इस बात की थी कि रकम मिल गई थी, और वो भी पूरी। इसने जल्दी से वो रकम गिनी और इत्मीनान का सांस लिया। अब वो पैसे इसके काम आ चुके थे। ये रकम इसने बिना कोई सवाल किए सीधी जाकर इस ब्लैकमेलर के हवाले करनी थी। ना नूरम ने कुछ पूछना था और ना ही जवाब देना था। बस लेन देन मुकम्मल हो जाता, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में अजीब सा खौफ बैठा हुआ था, जैसे ये मामला इतना आसान ना हो।
नूरम, मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी प्लीज मेरे साथ चलना। वो अचानक से बोली तो नूरम हैरत से देखने लगी थी। नहीं आपी, मैं कहीं नहीं जा सकती, बसम मुझे इस तरह से कहीं नहीं जाने देंगे। कल को कोई पार्टी है, बसम को इधर जाना है। नूरम प्लीज तुम मेरे साथ चलो, जहाँ तुमने मेरी इतनी मदद की है वहीं थोड़ी सी और कर दो। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा, अपने बसम के सामने अपनी इज्जत को दो कौड़ी का होते नहीं देख सकती मैं। वो उसे देखते हुए बोली तो नूरम से कुछ भी नहीं बोला गया था। वो चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई थी, वो मिराल को किसी भी तरह की मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बड़े अब्बा धीरे से लान में दाखिल हुए। हाथ में कुछ कागजात थे जिन्हें उन्होंने आकर मेज पर रखा। इस वक्त अरमान, मोमरेश, काका और नायरा के साथ शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। वो बेचारे कहाँ एंजॉय कर रहे थे, वो तो नायरा और काका के ताने सुन रहे थे। एंजॉय तो वो दोनों ही कर रही थी, जो ताने मानने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। काका के पास 2 दिन पहले वाला खाना खाने वाला खाना मौजूद था, जबकि नायरा को इसे जलील करने के लिए किसी मजदूर की जरूरत नहीं होती थी। वो तो हर बात में इसे बीच में घसीट लेती थी, जिस पर मोमरेश सिर्फ इसे घूर कर रह जाता। वो दोनों यहाँ थोड़ी देर पहले काका और अरमान की सुलह करवाने के लिए बैठे थे, लेकिन अब इसे लग रहा था इसकी बीवी सुलह नहीं करवा रही, बल्कि इन दोनों की लड़ाई बरपा रही है। वह काका को शह दे रही थी और यरमान बेचारा तो अपनी ख्वाहिश को मनाने के चक्कर में था। फिजा में हल्की 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 थी और लान के कोने में लगे गुलाबों से हल्की खुशबू उठ रही थी। ये क्या बड़े अब्बा, मोमरेश ने पहला सवाल किया, जबकि यरमान ने फौरन कागजात की तरफ हाथ बढ़ाया था। और जैसे ही इन्होंने वो कागजात देखे, हैरत इनके चेहरे पर फैल गई। ये तो टिकट से, यरमान ने हैरत से पूछा था। नारायण सवाल। नायरा ने झुककर भागा और देखा, जैसे अल्फाज पर यकीन आ रहा हो। बड़े अब्बा ने अपने मकसूद संजीदा लेकिन शफीक मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हम तुम दोनों जोड़ों को हनीमून पर बेच रहे हैं। काका ने चूम कर अरमान की तरफ देखा, जैसे किसी ने दिल की बात सुन ली हो। जब से तुम लोगों की शादी हुई है, कोई वक्त ही नहीं मिला कहीं जा सको। घर के मसले, जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ चल रहा था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब कुछ भूल कर सिर्फ अपनी जिंदगी जियो। हमारी जिंदगी, वो तो आप सबके गिर्द घूमती है बड़े अब्बा। मोमरेश हल्का सा हंस दिया था। काका और नायरा दोनों चुप गई। इनकी चेहरों पर शर्म, हैरत और खुशी की मिलीजुली कैफियत थी। बेशक मेरे बच्चों, हमें फक्र है अपने पोतों पर। खैर, मैंने तो मुजावर और रूहा के लिए भी सोचा था, लेकिन रूहा माशाल्लाह से उम्मीद से है। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है सफर से, तो इनका प्लान फिलहाल कैंसिल करना पड़ा। एक लम्हे के लिए फिजा खामोश हो गई। नायरा और काका की नजरें इन टिकट्स पर थी, जैसे होप के किसी खूबसूरत लम्हे को हकीकत में बदलते देख रही हूँ। सच में जा रहे हैं हम? नायरा ने धीरे से कहा। इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ छलक रहा था। शायद वो सब कुछ जो इसने शादी से पहले सोचा था अब जाकर पूरा होने जा रहा था। काका ने आहिस्तेगी से नायरा का हाथ थामा, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि ये खौफ सच है। लेकिन इन दोनों से डर भी लग रहा था कि वो बदला लेने पर आते हुए इनके ख्वाबों को चकनाचूर ना करते। इस खानदान के मर्दों ने तो कभी ट्रिप पर भी नहीं जाने दिया था कि हनीमून भी कैंसिल हो गया। तो वो दोनों घबराए हुए एक दूसरे को देखती मोमरेश और अरमान को देख रही थी। पैकिंग कब शुरू करनी है? मोमरेश ने शरारती अंदाज में पूछा। आज शाम को निकलना है, सब कुछ तैयार है, तुम लोग बस खुशी खुशी जाना और वापसी पर हंसते मुस्कुराते चेहरे लेकर आना। बड़े ने मुस्कुरा कर कहा था। जिंदगी की थकन, घर की टेंशन सब लम्हे भर को बुला दी गई थी। एक खुशगवार खूबसूरत नया मोड़ सबके सामने था। पर अब्बा के जाते ही जैसे खामोशी के हले में छुपी खुशी ने जोर से कहकर लगाया हो। नायरा और काका एक दूसरे की तरफ देखकर पहले तो खामोश रही, फिर दोनों की आंखों में चमक जाग उठी थी। काका, हम जा रहे हैं ना, नारायण सवात, नायरा ने चीख कर कहा और खुशी से उछल पड़ी। काका, जो अब तक अपने शोहर की तरफ देख रही थी, हंसते हुए फौरन नायरा के हाथ पकड़े हुए घूम रही थी। मैंने तो पहले कभी सोचा भी ना था कि शादी के बाद ऐसा कुछ होगा। मुझे पहले पता होता कि ये लोग मुझे हनीमून पर नारायण का सवाद भेजने वाले हैं तो पहले ही शादी कर लेती। नायरा तो खुशी से पागल हो रही थी। चलो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, आज शाम को निकलना है, पैकिंग करते हैं। नायरा काका ने इसे फजूल बातों में वक्त बर्बाद करने से मना किया था, जबकि अरमान अपने कामों में मसरूफ हो गया था। वहीं मोमरेश भी अपनी जिम्मेदारियां किसी और पर डालने के बारे में सोच रहा था। अचानक हनीमून पर निकलने के प्लान ने यकीनन इनके जरूरी कामों में दखलंदाजी कर दी थी, लेकिन नायरा और काका को कम से कम इस बात की परवाह नहीं थी। नई शाल्स लेनी होंगी, वहां ठंड बहुत होती है, जूते एक जोड़ा भी पहाड़ों पर चलने वाले नहीं हैं। और काका ने नायरा को देखकर शरारत से कहा, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। वो उसके साथ अंदर जाती नायरा के खिलखिलाहट फोन पर लगे मोमरेश को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वह जैसे ही कमरे में आया, काका ने एक बार फिर इसकी तरफ नहीं देखा था। 2 दिन हो चुके थे, वो इससे नाराज थी, ना बात करती थी ना पास आती थी। रात भी वो माँ बेगम के पास सोई थी। अरमान को लगा शायद वो आज खुद ही नाराजगी खत्म कर देगी, लेकिन वो अब भी अपने नखरे दिखा रही थी। मैं सोच रहा हूँ बड़े अब्बा को मना कर दूं हनीमून पर जाने से। जिसकी बीवी नाराज हो वो कहाँ खुश होकर जा सकता है? वो उदासी से बोला था, जबकि काका तो मुंह ही खुल गया। इसने फौरन हैरत से अरमान की तरफ देखा तो जल्दी से इसके पास आई। नाराज? मैं तो बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ मान जी। कौन कहता है नाराज हूँ मैं आपसे? इसकी मासूम शक्ल देखकर अरमान की हंसी छूट गई थी। वह बेसाख्ता हंस पड़ा। नहीं तो तुम नाराज थी मुझसे, बहुत नाराज थी, बहुत बहुत ज्यादा वाली नाराज थी। पर अरमान ने बड़ी चालाकी से इसे घेरा था। अच्छा, लेकिन मैं तो नाराज नहीं हूँ। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आके बढ़ी। मैं आपसे अपने मान जी से नाराज हो भी कैसे सकती हूँ? इसका लहजा शरारती था, आंखों में चमक और लहजे में वही मखसूस छेड़ने वाला अंदाज। अरमान ने हैरत और मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखा, जैसे अभी अभी इसका सारा दिन बन गया हो। तो फिर 2 दिन से ये नखरे किस बात के थे बीवी?
जानती हो कितना तंग किया है तुमने मुझे, वो आंखें दिखाते हुए पूछने लगा। बस ऐसे ही थोड़े से रूठने का दिल कर रहा था, काका ने हंसकर कहा और इसके सीने से लगे, जबकि इसकी बेसाख्ता हरकत पर यरमान की धड़कनें रुक गई थी। तुम्हें जरा सा रूठना मेरी जान निकाल रहा था, ख्वाहिश मुझसे रूठा ना करो, मेरी जिंदगी रूठ जाती है मुझसे, यरमान ने नरमी से कहा, जैसे दिल की बात खुद बहुत निकल आई हो। इसकी मोहब्बत से शर्मशार लहजा सुनकर काका ने शर्माते हुए निगाहें झुकाई। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। यरमान ने एक लम्हे के लिए इसकी नजरें पड़ी, फिर मोहब्बत भरे अंदाज में इसके चेहरे को थोड़ा सा पकड़ा और इसके लबों पर एक नरम सा बोसा दिया। ये हरकत इतनी बेसाख्ता थी कि काका के लम्हे के लिए काम सी गई थी, जैसे वो समझ ही ना पाई हो कि ऐसा क्या हो गया। लेकिन फिर यरमान ने फौरन से अपने सीने में छुपा लिया। काका इसकी बाहों में जरा सी लड़सी तो यरमान ने इसे कमर से पकड़कर अपने मजीद अपने करीब कर लिया था, जैसे दुनिया की सारी मोहब्बत इस लम्हे में सिमट ली हो। वो खामोशी से इसकी धड़कनों पर कान रखते हुए आंखें मूंद गई थी। अरे वाह, कोई हनीमून पर जा रहा है, मोमरेश ने दरवाजा खोलते ही शरारत से कहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी खबर सुन ली हो। नायरा जो बेड पर बैठी कपड़ों की तह लगा रही थी, इसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस रही थी। हाँ जी, मैं जा रही हूँ और तुम्हें भी साथ लेकर जा रही हूँ, वो शोखी से बोली और झट से उठकर इसके करीब आई। तुम्हें पता है मैं कितनी खुश हूँ, आखिरकार कहीं बाहर जा रहे हैं हम, मेरे दिल की ख्वाहिश थी नारायण का गान देखने की और आज वो पूरी हो रही है। इसकी आंखों में इसकी आंखों में बच्चों जैसी चमक थी, जैसे वो कोई ख्वाब हकीकत बनते देख रही हो। मोमरेश ने मोहब्बत से इसे देखा, फिर दोनों हाथों से इसका चेहरा थाम कर बोला, बस तुम यूं ही खुश रहो नायरा, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। नायरा ने शर्मा कर नसें झुकाई और वो लम्हा कुछ पल को जैसे ठहर सा गया था। मोमरेश नायरा की आंखों में झांकता गया, जैसे वो इनमें डूब रहा हो। इसका चेहरा नरमी से हंसती हुई आंखें, होठों पर खिलती मुस्कुराहट, सब कुछ इसे दीवाना बना रहा था। वो धीरे से नायरा के पास झुका और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे को चूमने लगा। मोहब्बत से भरपूर अंदाज था जो वो जिससे अपनी बेकरारियों को सुकून देना चाहता था। पेशानी पल के गाल और सुर्ख अनारी लब, इसके लब मेहर सब्त करते जा रहे थे, जैसे हर जगह वो अपनी मोहब्बत की बह लगा देना चाहता हो। नायरा शर्माकर आंखें बंद कर गई, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो लम्हा बस एक ख्वाब सा जैसा लग रहा था। तुम्हें देखकर लगता है जैसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो नायरा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो, मोमरेश ने नरम लहजे में कहा और इसे अपनी बाहों में भर लिया। अभी वो इसे मजीद अपने करीब करता इसे और चाहत से चुमता कि अचानक नायरा का फोन बज उठा। वो चूम कर अलग हुई और जल्दी से बोली, ओ मेरी सहेली का फोन होगा, इसने इसे बताया था कि मैंने इसे बताया था कि मैं हनीमून पर जा रही हूँ, जरा इसे तफसील पता कराती हूँ। वो हंसते हुए जल्दी से फोन उठाकर बाहर की तरफ भागी थी, जबकि मोमरेश की बाहें हारी रह गई थी। ये सहेलियां भी ना हर बार गलत टाइम पर आती हैं। वो हफागी से कह बड़बड़ाया, मगर इसके लबों पर फिर भी नरमी बड़ी मुस्कुराहट थी, जैसे कह रहा हो जा तो रही हो पर वापस मेरी बाहों में ही आओगी। हनीमून पर जाकर सबसे पहले तो इसका फोन बंद करवाऊंगा, इन सहेलियों से राब्ता खत्म हो, तभी तो बीवी शोहर पर ध्यान देगी, मोमरेश ने दिल ही दिल में शरारती अंदाज में सोचा और एक नजर दरवाजे की तरफ डाली, जहां से नायरा अभी भी फोन लेकर बाहर निकली थी। इसके लबों पर शरारत बड़ी मुस्कुराहट उभरी और वह आहिस्ता से नायरा के निकाले हुए कपड़ों की तरफ बढ़ा। नरम हाथों से वह एक एक चीज सलीके से तय करके बैग में रखने लगा। वो अपनी काफी पर्सनल चीजें बैग में रख रही थी। ये लड़की ना कपड़े बैग करने आते हैं, ना सिर्फ बेड पर बिखेरने थे। वह जहर लब मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। नरमी और मोहब्बत से वह सामान समेटने लगा। इसे ख्याल था कि शाम तक इन्हें रवाना होना है और वो चाहता था कि नायरा कुछ भी सोचने या करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अब वो सिर्फ इसकी मोहब्बत महसूस करे, सैर करे, अपनी जिंदगी के लम्हात इंजॉय करे और सब कुछ बस इसके साथ हो। बस अब देर नहीं, हनीमून सिर्फ नायरा और मोमरेश का, बाकी दुनिया ऑफलाइन। इसने गहरी सोच के साथ नायरा का फोन गलती से इसी कमरे में छूट जाने का बहाना सोचा था। रूहा ने मुजावर की शर्ट को आखिरी बार हाथ से सीधा किया, फिर गली संभाली और शर्ट हैंगर पर लटका कर सुकून का सांस लिया। कल रात एक बड़ी पार्टी थी जिसमें मुजावर की शिरकत जरूरी थी। कपड़े तैयार करके वो कमरे से बाहर निकली थी कि अचानक मिराल के कमरे से फोन की तेज आवाज सुनाई दी। वो रुके, एक लम्हे को गर्दन मोड़कर बाहर झांका तो देखा मिराल और नूरम दोनों लॉन में मौजूद थी। फोन मुसलसल बज रहा था, आवाज की शिद्दत से लग रहा था कि कोई बार बार कॉल कर रहा है। रूहा ने एक नजर इर्द गिर्द दौड़ाई, फिर दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। फोन बेड पर पड़ा था, और स्क्रीन पर एक अनजान नंबर जगमगा रहा था। कॉल अगर वाकई जरूरी थी तो बंद हो जाती, ये सोचकर इसने हिचकिचाते हुए कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से एकदम गहरी मकरू सी आवाज उभरी, रूहा शाह। ये सिर्फ दो लफ्ज थे, लेकिन रूहा की रूह तक कांप गई। आवाज सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों में एकदम नफरत उभरी। वो इसे पहचान चुकी थी बहुत अच्छी तरह से। रूहा फोन बंद करके जैसे ही मुड़ी मिराल के कमरे से बाहर निकली, इसका कदम खुद ब खुद रुकने लगे। रहदारी में फैली नीम, तारीखी सन्नाटे में डूबी दीवारें और दूर कहीं हवा में हल्की सी सलसलाहट, सब कुछ इसके अंदर एक नामालूम सी घुटन खोलने लगी थी। दिल की धड़कनें पे तरतीब होने लगी। इसका वजूद जैसे किसी अनजाने तूफान की लपेट में आ चुका था। वो आवाज, वही आवाज जो अभी चंद लम्हे पहले मिराल के कमरे से सुनाई दी थी, वो आवाज जो उसके वजूद के सबसे गहरे जख्म को चीर कर रख गई थी। रूहा की पलकें कांपने लगी, वो अपनी जगह मजमद हो गई। एक सर्द लहर इसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। वो शख्स, वही शख्स था जिसकी मौजूदगी सिर्फ याद में इसकी रूह को झुलसा देती थी। नहीं, ये वही था। वो खुद से सरगोशी में बोली, जैसे यकीन दिला रही हो कि ये महज इसका वहम नहीं। करोड़ों आवाजों में वो उस आवाज को पहचान सकती थी। वो लहजा, वो सर्द हंजर जैसी गूंज। रूहा की सांस टूटने लगी थी। ये आवाज इसे रात को भी सुनाई देती थी। वो कितनी मीठी आवाज में मोहब्बत की सरगोशियां करता था। वो इस पर यकीन करके घर से भाग निकली थी और वो नफरत जैसे लहू बनकर इसके
रो को जान में धोने लगी थी। वह नफरत जो बरसों से दिल के किसी अंधेरे गोशे में दफन थी, आज फिर से सर उठा रही थी। और फिर वो वापस आ गया था। इसका दिल पथरा गया। क्यों? किस लिए? मिराल के साथ इसका क्या तल्लक था? आंखों के किनारे भीगने लगे थे। रूहा डरी नहीं थी, मगर वो थकी हुई थी। नफरत की शिद्दत और याद की अजियत ने इसकी जान निचोड़ दी थी। वो शख्स एक दफा फिर इसके दिमाग पर सवार होने लगा था, जैसे वो मीलों दूर आई थी। वो अपने कमरे की तरफ आ गई। क्या मुझे किसी को ये बात बता देनी चाहिए? इसने खुद से पूछा था। शायद अभी नहीं। इसे खुद पर शक होने लगा। हो सकता है मैं गलत समझी हूँ। नहीं, मैंने इसकी आवाज पहचानी है। मैं कभी इसकी आवाज को नहीं भूल सकती। रूहा की आंखों के सामने मासी की कुछ भयानक तस्वीरें झलकने लगी थी। अगर वो इंसान वापस आ गया है, अगर वो मिराल को जानता है, तो ये सिर्फ खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक है। वो उठकर कमरे में चक्कर काटने लगी, जैसे चलने से सोचे तरतीब में आ जाएंगी। लेकिन हर कदम के साथ उलझने बढ़ती चली जा रही थी। मुझे बता देना चाहिए मुजावर को या किसी और को, लेकिन फिर वो लोग क्या सोचेंगे? मैं इन्हें क्या बताऊंगी कि वो मेरा क्या लगता था? अगर मुजावर ने उठकर मुझसे सवाल कर लिया तो? वो रुक गई, आंखों में नमी आ गई। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो फिर? क्या मैं अपनी खामोशी पर शर्मिंदा होंगी? इसकी सांस रुकने लगी थी। दिल जैसे किसी बोझ तले दब गया था। नहीं, ये बात छुपाने वाली नहीं है, लेकिन अभी बताना भी आसान नहीं। इसी कश्मकश में थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रूहा ने चूं कर सर उठाया। दरवाजा खुलकर मुजावर वापस आ चुका था। इसे कमरे में देखते ही वो दिलकशी से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुरा ना सकी। लेकिन रूहा अभी भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो बताए या ना बताए। रूहा, तुम काफी परेशान लग रही हो। इसके लहजे में फिक्रमंदी थी, जो रूहा के दिल को महसूस हुई थी। रूहा ने इसे देखा और फौरन नसें झुका ली। दिल में एक अजीब सा अस्तराब छिलक रहा था। कुछ नहीं, बस थोड़ी थकावट है। मुजावर इसके करीब आया। रूहा, तुम्हें क्या लगता है? मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। बताओ मुझे, क्यों परेशान हो तुम? रूहा ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा और फिर फौरन नजर हटा ली। मुजावर, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। इसने मुस्कुराने की कोशिश की थी। मुजावर ने धीरे से इसकी पेशानी पर हाथ रखा। ये थकावट नहीं, परेशानी है रूही। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी हर चीज से वाकिफ हूँ, तुम्हारे दिल की हर धड़कन से। अगर कुछ है तो मुझे बताओ। रूहा ने इसकी आंखों में झांका और फिर खुद को रोक ना पाई। मिराल, वो किसी से राब्ता कर रही है, किसी से। मुझे लग रहा है वो किसी मुसीबत में फंसने वाली है। रूहा की परेशानी पर मुजावर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। इसका हाथ फौरन रूहा के हाथ से निकल गया। तुम इस औरत के लिए परेशान हो रही हो रूहा, वो जिए या मरे, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है। मिराल का नाम दोबारा कभी अपनी जुबान से मत निकालना। मैं इस औरत का नाम भी नहीं सुनना चाहता। वो औरत जिसने मेरे भाई की जिंदगी दोजख बना दी, जिसने इसे बेवकूफ कर दिया, वो किसी मुसीबत में फंसे या मर जाए, इसके लिए मैं तुम्हें परेशान ना देखूं। इसकी आवाज में गुस्सा था। लेकिन मुजावर, वो तुम इसका नाम कभी अपनी जुबान पर नहीं लाओगी। हमारी सूरत से कोई वास्ता नहीं है, और अब इसका जिक्र नहीं होगा हमारे बीच में। जाओ, मैं बस मिराल मिराल के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी बातें हैं करने को। लेकिन मेरी बीवी को दुनियावी कामों से फुर्सत मिले तो इसे बताओ कि शोहर से कैसी बातें की जाती है। वो अचानक इसका हाथ थामते हुए इसे अपने करीब करते हुए बोला, तो रूहा ने नजरें चुरा रही थी। दिल जोर से धड़का था। मुजावर इसके और भी करीब हुआ, इतना करीब कि इसकी सांसें रूहा के गाल से टकराने लगी थी। पता है रूहा, जब तुम मेरे पास होती हो ना, तब मुझे सिर्फ तुमसे प्यार करने का दिल चाहता है। वो आहिस्ता से बोलता है, इसकी कमर पर हाथ रखते इसे अपने करीब कर गया था। बस आप कुछ मत सोचो। इसने झुकते हुए अचानक रूहा के होठों को अपने लबों के दस्तरस में लिया। एक नरम सा मोहब्बत, फिर मोहब्बत बड़ा लम्स इन दोनों के बीच में खामोशी पैदा कर गया था। रूहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुकम्मल तौर पर मुजावर की बाहों में ढल गई। बस यही लम्हा काफी है मेरे लिए, सिर्फ तुम और सिर्फ मैं। और ये लम्हे तवील वक्फे। वो उसके लब्बों को दोबारा से चुमते हुए बोला, तो रूहा समझ गई थी कि वो कौन से वक्फों की बात कर रहा है। इसकी अब की दफा जो सर पर उसके कंधे पर जोर से मुक्का मार चुकी थी, क्योंकि अब वो इसकी सांसें रोक रहा था। तुम्हारे रोमांस की कोई लिमिट नहीं है। इसकी आवाज में शरारत छुपी थी। मियाँ बीवी में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। मुजावर का अपना ही लॉजिक था, लेकिन हर चीज की एक वजह होना जरूरी है। रूहा ने फासला बनाने की कोशिश की, जब वो कमर में हाथ डालते हुए इसे दोबारा अपने साथ लगा गया था। मैं तो बिना किसी वजह के ही तुमसे रोमांस कर सकता हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हर चीज के लिए वजह होना जरूरी है। करे तो मेरी वजह है कि मिसेस मुजावर शाह अपनी बीवी को देखते ही मैं अपने हवास खो बैठता हूँ। दिल के हाथों मजबूर होकर कभी इसके लब्बों को, कभी इसके गर्दन को, कभी पुरवर को चूमने के लिए मेरे लब बेकरार हो जाते हैं। और मेरे लिए वजह बस इतनी ही काफी है कि तुम मेरे सामने हो। अब की दफा इसकी दीवानगी बनने लगी थी। लब्बों का लम्स हद से तजावेज करने लगा था। इसकी जो सारतों पर रूहा के गाल लाल हो चुके थे। मुजावर ने इसकी थोड़ी आहिस्ता से थामी। इतनी प्यारी लग रही हो कि बस दिल कर रहा है तुम्हें देखता ही रहूं और थोड़ा सा चख पी लो। रूहा ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी थी। मुजावर, हाँ मिसेस मुजावर, इसने हंसते हुए जवाब दिया। इसके दिलबराना अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंसी थी, जब अगले ही पल वो रूहा को बाहों में बेचकर इसके लबों पर नरमी से बोसा दे गया था। ये तो शुरुआत है रूहा, मेरे रोमांस की सच में कोई लिमिट्स नहीं है। वो अपने बेड पर लेटता खुद इस पर साया फकन हुआ। मुजावर की आंखों में अब शरारत थी, शिद्दत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता रूहा के और करीब आया था, जैसे इसके वजूद में रूह बनकर समा जाना चाहता हो। रूहा, इसकी आवाज में गहराई थी, जैसे हर हुरूफ के साथ वो रूहा को अपने अंदर जज्ब कर रहा हो। अगले ही पल इसने अपने हाथ से शर्ट के बटन खोले। एक एक करके जब आखिरी बटन खोला, तो रूहा की नसें खुद बखुद इसके सिक्स पैक बॉडी पर पड़ी थी। रूहा की सांसें रुकने लगी। अब भी लगता है कि मैं तुमसे यूं ही बगैर बात के रोमांस नहीं कर सकता। मेरे पास बहुत
खास वजह है तुमसे रोमांस करने की। वह नरमी से इसका हाथ थामता अपनी चट्टानी सीने पर रख गया था। ना जाने कौन से जज्बात में बहकर एक खूबसूरत गुर्बत भरी रात में वो इसे कह बैठी थी कि इसकी सिक्स पैक्स एब्स मुझे पसंद हैं, जबकि अब भरपूर फायदा उठाता था इसकी शरारती अंदाज पर। वो मुस्कुराई थी। मुजावर ने शर्ट फेंकते हुए रूहा को अपनी बाहों में बेच लिया था। इसका लम्स, इसकी गुर्बत रूहा के लिए कुछ भी सोचना मुश्किल हो गया था। वो सिर्फ मुजावर के लम्स को महसूस कर पा रही थी, इसकी सांसें, इसकी आंखें। मुजावर ने इसके कान के करीब जुड़कर सरगोशी की। आई लव यू मेरी शेरनी। इसके लहजे में अजीब सा फखर था, जैसे महसूस करके रूहा मुस्कुराई और फिर मुकम्मल तौर मुजावर में गुम हो चुकी थी। वक्त, सोच, सब कुछ मिट चुका था। बस एक ही चीज बाकी थी, मुजावर की शिद्दत और इसका बेहद बेपनाह प्यार।